दोस्तों आज हम हेलो अल्केन एंड हेलो अरेन्स का जो चैप्टर है वो करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। तो ये रिवीजन भी एक तरह से है एंड कंप्लीट डिटेल्ड भी रहेगा। पहले हम देखते हैं हेलो अल्केन होता क्या है। तो हेलो अल्केन देखो, आपको पता होगा अल्काइल हैलाइड के बारे में। ठीक है, सॉरी अल्काइल के बारे में पता होगा। अल्काइल ग्रुप जैसे कि CH3 होता है, एक्चुअली में पता होता है मीथेन, CH4 मीथेन होता है। अगर उससे हम एक हाइड्रोजन को हटा दें तो वो बनता है CH3 एंड उसी को हम बोलते हैं अल्काइल। तो वहाँ पे देखो, एक हाइड्रोजन को सिर्फ रिमूव कर दो अल्केन से तो वो बन जाता है अल्काइल। ठीक है, तो अल्केन होता है उसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दो, ठीक है, तो वो बन जाता है अल्काइल। फिर इसमें एक हाइड्रोजन मतलब कि है कोई भी हाइड्रोजन जोड़ दो तो वो बन जाएगा हेलो अल्केन। ठीक है, अल्केन में हेलो ग्रुप जुड़ गया। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है CH4 है, उसमें से एक हाइड्रोजन को हटाया हमने तो CH3 बन जाएगा, है ना। वो एक्स जोड़ दिया, एक्स में क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी। ठीक है, CH3X। तो ये क्या है, एक हेलो अल्केन है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स कौन कौन हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, और एस्टाइटिन क्यों नहीं, क्योंकि वो एक रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, इसलिए वो नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो हेलो अल्केन का डिफिनीशन मैंने लिख दिया है। ठीक है, हेलोजन यहाँ पे देखो, ये हेलोजन एक हेलो अल्केन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये जुड़ा होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा होता है। देखो, इफ हेलोजन इज अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ये कार्बन जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, जो तो एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, चार बॉन्ड और चारों सिग्मा बॉन्ड है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा इसका। तो उसी को हम बोलते हैं हेलो अल्केन। ठीक है, हेलो अरीन के केस में क्या होता है, हेलो अरीन के केस में होता है कि अगर हेलोजन एटम जो है वो अटैच होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से। जैसे कि देखो, यहाँ पे एक बॉन्ड हुआ, दो बॉन्ड हुआ, ठीक है, और एक ये हुआ जिससे कि हेलोजन जुड़ा हुआ, तो एक दो तीन, तीन ही बॉन्ड हुआ ना। एक अगर हम इस तरह से रिप्रेजेंट भी करते हैं, ये वाला इस तरह से जो होता है, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं तो भी तो एक होता है पाई बॉन्ड। तो मेन तो सिग्मा बॉन्ड तीन ही है, तो सिग्मा बॉन्ड तीन ही है, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हुआ ये कार्बन और उससे हेलोजन जुड़ा होता है। ठीक है, हेलोजन अगर अटैच्ड होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से, मतलब कार्बन ऑफ बेंजीन, तो इसे हम हेलो अरीन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी देखो वही बात है, एक दो तीन, ये वो पाई बॉन्ड हो गया, इसको तो हम कंसीडर नहीं करेंगे ना। मतलब खाली सिग्मा बॉन्ड को कंसीडर करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। तो वन टू थ्री, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। बेंजीन में भी वही कहानी है कि फ्लोरीन कैसे जुड़ गया या फिर एक्स कैसे जुड़ गया, एक हाइड्रोजन हटाओ और हेलोजन एगो हेलोजन जोड़ दो सिर्फ, बस और कुछ नहीं। मतलब कि हाइड्रोजन हटाओ और एक हेलोजन जोड़ दो, बन गया। और एक एक हाइड्रोजन ही तो होता है इस सब में, और हेलो बेंजीन यहाँ पे बन गया। अब देख लेते हैं यूजेज ऑफ हेलो अल्केन्स और हेलो अरेन्स के क्यों यूजेज होते हैं। अच्छा, हम क्यों पढ़ते हैं ये चैप्टर, इतना बड़ा चैप्टर है तो एक्चुअली इसका यूज़ भी बहुत है। ठीक है, तो दे आर यूज्ड एज ए सॉल्वेंट फॉर रिलेटिवली नॉन पोलर कंपाउंड एंड ऑल्सो एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर सिंथेसिस ऑफ वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सॉल्वेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं इसका। ठीक है, और साथ ही साथ हम एक स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे कंपाउंड बनाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें कि ये प्राइमरी रोल प्ले करता है बनाने में उसको। ठीक है, जो कुछ यूजेस है जैसे कि क्लोरामफेनिकॉल जो कि टाइफाइड फीवर में यूज़ होता है। ठीक है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो कि ये मलेरिया को ट्रीट करने में यूज़ होता है। ठीक है, हेलोथीन जो कि एनेस्थीसिया है, मतलब थेथर कर दिया जाता है सुई हुई देने के लिए, मतलब कि दिया जाता है। ठीक है, कुछ ऑपरेशन करना हो, सर्जरी, तो एनेस्थीसिया दिया जाता है ना, मतलब कि सुंघा कर बेहोश कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से बहुत सारे इस्तेमाल है हेलो अर्केन एंड हेलो अरेन्स का। ठीक है, और यहाँ पे तो सिंपल मैंने लिखा है। ठीक है, और यहाँ पे देखो क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन जो भी है, बेसिस क्या है उसका, हेलो एटम्स, कितने हेलोजन एटम जुड़े हुए हैं। जैसे कि देखो CH3 एक हेलोजन एटम जुड़ा तो इसको बोलेंगे मोनो हेलोजन, अगर दो को जोड़ दिया तो डाई हेलोजन, तीन को जोड़ेंगे तो ट्राई हेलोजन, और अगर ट्राई हेलोजन जोड़े, अब ऐसा भी नहीं होता है, कितने को डाउट भी आएगा कि क्या एक ही कार्बन से डायरेक्टली अटैच होगा तीन को, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, एक दो तीन कार्बन है उसमें से प्रत्येक पर एक गुट जोड़ देंगे तो ये भी ट्राई हेलोजन कंपाउंड ही है, क्योंकि यहाँ पे तीन हेलोजन जुड़ा है इस कंपाउंड में, मतलब ओवरऑल कंपाउंड में तीन को होना चाहिए। ठीक है, तो इसको बोलेंगे ट्राई हेलोजन कंपाउंड। ठीक, और यहाँ पे जैसे देखो, अब यहाँ पे हेलो अरीन्स है, यहाँ पे हमने देखा अभी हेलो अल्कीन देखा। ठीक है, हेलो अल्केन देखा, अल्काइल हैलाइड भी उसको बोलते हैं। यहाँ पे है हेलो अरीन जिसमें क्लोरीन को जोड़ दिया। ठीक है, क्लोरीन यहाँ पे भी जो दो को जोड़ सकते हैं, तीन को जोड़ सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो मोनो, डाई एंड ट्राई, ट्राई हेलोजन। ठीक है,
अब देखो हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, मतलब आपने ये भी देखा होगा ना, आपने बहुत सारे एग्जांपल दिखे होंगे, एन, आइसो, सेक, टर्शियरी, नियो, ये सब बहुत आपने सुना होगा जिसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है। सो इसमें आपको क्लियर हो जाएगा टोटल चीज़। ठीक है, देखो नॉर्मल एन का मतलब जैसे बोलते हैं ना, एन प्रोपाइल, एन ब्यूटाइल, आपने बहुत देखा होगा, एन पेंटाइल, एन पेंटाइल हेक्सेन, इस तरह से आपने बहुत सारे देखे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एन का मतलब क्या होता है, एन बोलो या फिर 1 डिग्री, या नॉर्मल मतलब प्राइमरी इसको बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मल इसका मतलब होता है ओनली स्ट्रेट चैन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, यूज़ हो 3 और मोर कार्बन। जैसे देखो 3 कार्बन मिनिमम हुआ, 3 कार्बन होगा। ठीक है, और उसमें कुछ भी जोड़ देंगे, जैसे कि यहाँ पे देखो 1 2 3 कार्बन है तो इसको बोलेंगे एन प्रोपाइल, 3 कार्बन के लिए प्रोपाइल यूज़ होगा, 4 कार्बन के लिए ब्यूटाइल होगा, उसके आगे एन लगा देंगे। ठीक है, तो एन ब्यूटाइल यहाँ पे जो भी फंक्शनल ग्रुप जोड़ेगा, मान लो क्लोरीन जोड़ दिया हमने। ठीक है, तो क्या होगा, एन ब्यूटाइल क्लोराइड, यहाँ पे जोड़ देगा क्लोरीन तो एन ब्यूटाइल, सॉरी एन प्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है, और यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल मैंने दे रखा है 3 वाला, तो एन प्रोपाइल क्लोराइड हुआ, या फिर एन को क्या लिख सकते हो, 1 डिग्री, 1 डिग्री प्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है, सिंपल, ज़्यादा आपको एन वाला इस्तेमाल करने का देखा होगा आपने। सॉरी यार नहीं दिखा, सॉरी, यहाँ पे वन, यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल मैंने दिया है, ऊपर भी मैंने समझा दिया था, ये एन प्रोपाइल क्लोराइड इसको बोल सकते हैं, एन को 1 डिग्री भी बोलते हैं। तो आप देखो यहाँ पे अब आइसो का हम देख लेते हैं। आइसो आपने बहुत सारा जगह देखा होगा, आइसो प्रोपाइल, आइसो ब्यूटाइल, आइसो हेक्साइल, इस तरह से आपने बहुत सारे देखे होंगे, है ना। तो आइसो के लिए, आइसो टर्म जो है वो 3 कार्बन के लिए इस्तेमाल होता है, और कुछ का इसका शेप हमेशा ऐसे ही रहेगा, ये कुछ ऐसा होता है। ठीक है, आप जो देख रहे हो ये सब ना आइसो, ये सब आइसो है यहाँ पे। ठीक है, ये सब आइसो, और उसमें डायरेक्टली, अब इसमें ऐसा भी होता है ना कि जो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है वो ऐसे कार्बन से जुड़ा है, वो 2 कार्बन से जुड़ा है, ऐसे भी कार्बन से जुड़ा होता है जिससे जो आगे 1 कार्बन से जुड़ा है, मतलब कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप प्राइमरी भी होता है और सेकेंडरी भी इसमें होता है आइसो में। तो आइसो कब लगाना है आपको, ये बात आपको ध्यान रखना है कि ये वाला जो ऐसे होगा इस तरह से रहेगा तीर जैसा, तो आपको आइसो यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3 कार्बन है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे आइसो, 3 कार्बन के लिए प्रोपाइल, आइसो प्रोपाइल, यहाँ पे भी ऐसे ही है, तो आइसो प्रोपाइल, यहाँ पे क्लोरीन जुड़ गया तो आइसो प्रोपाइल क्लोराइड बोल देंगे। ठीक है, और अगर मान लो कि 1 कार्बन और भी जोड़ दे, इसे इस तरह से कर देते, इस तरह से, आपने यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हो, ये इस तरह से रह रहा था। ठीक है, तो ये मान लो कि यहाँ पे अल्कोहल जोड़ दिया हमने। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कितने कार्बन हो गए, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 5 6 कार्बन, ओवरऑल 6 कार्बन हुआ है ना। तो 6 के लिए हेक्स यूज करते हैं ना, तो हम इसको क्या बोलेंगे, आइसो हेक्साइल। ठीक है, आइसो, इस वर्ड के लिए, इसके लिए हम आइसो यूज करेंगे, आइसो, और ओवरऑल कितने कार्बन है, तो है 6 कार्बन, तो आइसो हेक्साइल अल्कोहल। ठीक है, इसको बोल सकते हैं। और इसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 कार्बन, 2 3 4 5 6 7 कार्बन, ओवरऑल 7 कार्बन है। और यहाँ पे प्रोपाइल ग्रुप जुड़ा, सॉरी यहाँ पे ये जो ग्रुप दिख रहा है आपको आइसो ग्रुप, तो हम इसको बोल देंगे आइसो, 7 कार्बन के लिए हेप्टाइल, आइसो हेप्टाइल ब्रोमाइड। ठीक है, तो इसकी ब्रोमाइड की डिग्री क्या होगी, ब्रोमाइड जिस कार्बन से जुड़ा है ये अगले 1 कार्बन से जुड़ा है, तो इसकी भी डिग्री 1 हुई, तो इसकी भी डिग्री 1 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे इसकी डिग्री क्या है, क्लोरीन की, क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो 2 कार्बन से जुड़ा है, तो इसकी 2 डिग्री हो गई, तो इसकी भी 2 डिग्री हो गई, तो यहाँ पे 1 डिग्री 2 डिग्री दोनों होता है। ठीक है, तो अब आगे हम देख लेते हैं सेकेंडरी। ठीक है, जो हमारा सेक यूज़ करते हैं, सेक या फिर सेकेंडरी या फिर 2 डिग्री, तो ये हमेशा और हमेशा 4 कार्बन के लिए वैलिड होता है। ठीक है, नॉट मोर देन 4 कार्बन, 4 कार्बन के लिए ही वैलिड है, क्योंकि 4 कार्बन से अगर ज़्यादा हम यूज़ करेंगे तो वहाँ पे नेमिंग, अगर यूपैक नोमेनक्लेचर करेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअली देखो कैसे होता है, जैसे कि एग्जांपल आप देख रहे हो, ब्यूटेन है ये, है ना, 1 2 3 4 कार्बन है, तो इसका अगर हम डिग्री की बात करें तो इसकी डिग्री क्या है, 1, क्योंकि जिस कार्बन से जुड़ा है, जिस कार्बन से ये जुड़ा है ना, इसकी डिग्री क्या होगी, 1, जिस कार्बन से जुड़ा है वो 1 कार्बन से जुड़ा है ना, ये भी 1 कार्बन से, ये 1 कार्बन से। लेकिन अगर इसकी बात करें तो ये कार्बन इधर से भी जुड़ा है और इधर से भी जुड़ा है, तो इसकी डिग्री 2 हो जाएगी। ये कार्बन भी इधर से जुड़ा है, इधर से जुड़ा है, 2 हो जाएगी। ये कार्बन इधर से सिर्फ जुड़ा है तो एक डिग्री 1 हो जाएगी। तो अगर हम इसको नाम लिखे, अगर हम क्लोरीन जोड़े इस कार्बन पे, ठीक है, इस कार्बन पे जोड़े तो क्या हो जाएगा, इसका इस तरह से नाम हुआ कि नहीं, सेक ब्यूटाइल क्लोराइड, सॉरी, इसका अगर हम नोमेनक्लेचर क्या है, यूपेक नोमेनक्लेचर, तो 1 2 3 4, तो मतलब 2 क्लोरो ब्यूटेन बोल सकते हैं, है ना, 2 क्लोरो ब्यूटेन। अगर यहाँ पे भी क्लोरीन जुड़े हैं तो इधर से भी नेमिंग करेंगे, तो 1 2 3 4, तो 2 क्लोरो ब्यूटेन ही बोलेंगे। तो यहाँ पे क्लोरीन जोड़े, यहाँ पे जोड़े, मतलब जो भी फंक्शनल ग्रुप है जहाँ पे जोड़े, नेम सेम रहता है। तो देखो अब इस तरह से इसका हम जो नेमिंग है, कॉमन नेमिंग, तो हम इसको बोल सकते हैं ये कार्बन जो मतलब ये क्लोराइड या फिर फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उसकी डिग्री 2 है
है ना। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे सेक, है ना। सेक, अब ओवरऑल कितने कार्बन है, 4, तो सेक ब्यूटाइल और जो क्लोराइड है क्लोराइड, सेक ब्यूटाइल क्लोराइड दोनों का नेम सेम ही हो जाएगा, है ना, नेम में चेंज नहीं होगा और ऐसा ही होना चाहिए तभी रूल वैलिड है। तो इसीलिए हम बोलते हैं ओनली फॉर 4 कार्बन, ठीक है। अगर 5 कार्बन कर दे तो नेम गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक जगह आ जाएगा, यहाँ पे मान लो कि 5 को बढ़ा दे तो 2 क्लोरो पेंटेन हो जाएगा, 2 क्लोरो पेंटेन हो जाएगा ना। यहाँ पे एक और बढ़ा दे CH3 तो 2 क्लोरो, 2 पर क्लोरो हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा। और इधर से भी नेमिंग करेंगे तो सेकंड पे 2 क्लोरो पेंटेन तो हो जाएगा, लेकिन बीच वाले पे करेंगे तो 3 क्लोरो पेंटेन भी वो आ जाएगा, जो कि नाम को गलत कर देगा। तो इसीलिए हम 4 कार्बन के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। तो सेक ब्यूटाइल क्लोराइड इसका नेम हो गया, क्योंकि कार्बन मतलब कि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो 2 कार्बन से जुड़ा है, ठीक है। आपके मन में और भी डाउट एक आ सकता है कि सर इस तरह से आप मान लो कि सेकेंडरी है, तो जो यहाँ पे प्रोपाइल ग्रुप दिखा था यहाँ पे, ठीक है, आइसो प्रोपाइल आपने जुड़ा था, जैसे CH3CH और CH3, तो ये क्लोरीन जो है डायरेक्टली जुड़ा है जिस कार्बन से, उसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री, इस कार्बन की डिग्री, क्लोरीन की डिग्री क्या है, 2 हो जाएगी। तो हम इसको ऐसे नहीं बोल सकते सेक प्रोपाइल क्लोराइड, सेक प्रोपाइल क्लोराइड बोल सकते हैं क्या, क्योंकि डिग्री तो 2 है, तो ऐसा नहीं बोल सकते। इसके लिए एक अलग ही टर्म है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड ही बोलेंगे इसको, ठीक है। सेक प्रोपाइल क्लोराइड नहीं बोल सकते, जैसे कि यहाँ पे सेक ब्यूटाइल क्लोराइड हमने बोला ना, तो सेक प्रोपाइल नहीं बोल सकते। अब आपको देखना होगा यहाँ पे नियो, आप टर्सियरी नियो समझा देते हैं। देखो टर्सियरी क्या होता है, टर्सियरी या फिर 3 डिग्रीज को बोलते हैं। इसमें एटलीस्ट 4 कार्बन होने चाहिए, मोर देन 4 कार्बन हो सकता है, बिल्कुल होगा, लेकिन एटलीस्ट 4 कार्बन होगा। इसमें फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच रहेगा 3 डिग्री कार्बन से। जो भी फंक्शनल ग्रुप आपको ऐड करना है, अल्कोहल जोड़ो चाहे कुछ भी जोड़ो, जो भी फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, वो डायरेक्टली ऐसे कार्बन से अटैच होगा जिसकी डिग्री 3 होगी। जिससे देखो तो ये कार्बन क्या है, ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है, इधर से भी जुड़ा है और इधर से भी जुड़ा है, तो इसकी कार्बन डिग्री क्या हो जाएगी, 3, तो इसकी डिग्री 3 हो जाएगी। तो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उसकी डिग्री 3 है, तो इसका भी डिग्री 3 है। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उसकी डिग्री 3 है, तो इसकी भी डिग्री 3 है। तो ये टर्सियरी अल्कोहल इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, टर्सियरी अल्कोहल, ठीक है। और चूंकि टर्सियरी अल्कोहल है या फिर 4 कार्बन होने की वजह से टर्सियरी ब्यूटाइल अल्कोहल इसको बोलते हैं प्रॉपरली, ठीक है। टर्सियरी अल्कोहल तो है 3 डिग्री, इसकी डिग्री क्या है 3, तो टर्सियरी अल्कोहल बोलेंगे, लेकिन चूंकि 4 कार्बन इसलिए टर्सियरी ब्यूटाइल अल्कोहल बोलते हैं। इसकी डिग्री क्या है 3 डिग्री कार्बन है ना। और इसमें फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच रहेगा 3 डिग्री कार्बन से, मतलब कि अगर बढ़ाना हो कार्बन तो इधर इधर चाहे इधर कहीं भी बढ़ सकता है, ठीक है। बट ये जो है OH या फिर कोई भी फंक्शनल ग्रुप क्लोरीन डायरेक्टली जुड़ा होगा ऐसे कार्बन जिसकी डिग्री 3 होगी। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देखो, क्लोरीन है, तो क्लोरीन जो है ये कार्बन से जुड़ा है, तो ये कार्बन कितने कार्बन जुड़ा है, 1 2 3 कार्बन से, और आगे एक और भी कार्बन जुड़ गया, यहाँ पे जोड़ दो चाहे यहाँ जोड़ दो कहीं जोड़ दो, तो इसको क्या बोलेंगे, टर्सियरी, ठीक है। अब कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन, टर्सियरी पेंटाइल क्लोराइड बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो टर्सियरी, ये क्लोरीन जिस कार्बन जुड़ा है उसकी डिग्री 3 हो जाएगी, है ना। तो टर्सियरी पेंटाइल, यहाँ पे 5 कार्बन है, यहाँ पे हमने जोड़ दिया एगो, है ना, इसमें यहाँ जोड़ा था, यहाँ पे जोड़ दो कहीं जोड़ दो, तीनों में से कहीं भी जोड़ दो, ठीक है। यहाँ पे जोड़ दो चाहे यहाँ जोड़ दो चाहे यहाँ जोड़ दो, तो टर्सियरी पेंटाइल क्लोराइड। लेकिन जो क्लोरीन जुड़ा होगा डायरेक्टली 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो 3 कार्बन से जुड़ा है ना, 3 कार्बन से जुड़ा है, आगे इसी में बढ़ा दिया है, बढ़ा दो 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, तो टर्सियरी ब्यूटाइल हेप्टाइल ब्रोमाइड हो जाएगा, ठीक है। या फिर टी ब्यूटाइल भी बोलते हैं, टी हेप्टाइल ब्रोमाइड, ठीक है। टी टर्सियरी के लिए टी भी शब्द यूज़ करते हैं, सॉरी नहीं दिखा इसके लिए। यहाँ पे आप देख लेते हैं नियो या फिर 4 डिग्री बोलो, ठीक है। ये एटलीस्ट 5 कार्बन के लिए वैलिड होता है, एटलीस्ट 5 कार्बन इसमें होने चाहिए। जैसे देखो ब्रोमीन जुड़ा है, ठीक है, ब्रोमीन, ये हमेशा ये इसमें याद रखो क्या है ना, ये वाला पहले पढ़ लो। इसमें फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो तो प्राइमरी होगा, उस कार्बन को छोड़कर कोई और कार्बन क्वाटरनरी है, देन इट इज़ नियो कंपाउंड होने के लिए फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो तो प्राइमरी होना चाहिए। जैसे कि देखो ये फंक्शनल ग्रुप हुआ जिस कार्बन से जुड़ा है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो प्राइमरी होना चाहिए। तो ये प्राइमरी है क्या, देखो तो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है और ये फर्दर एक ही कार्बन से जुड़ा है ना, इससे डायरेक्टली कोई नहीं जुड़ा है, इससे एक ही कार्बन जुड़ा है, तो इसकी डिग्री 1 हो जाएगी। लेकिन उसका नेक्स्ट या फिर कोई अगला नेक्स्ट जो होगा वो ऐसा कार्बन हो जाए
जो मतलब एक वो क्वाटरनरी रहना चाहिए। क्वाटरनरी मतलब ऐसे कार्बन जिसका डिग्री 4 हो। देखो ये कार्बन जो है इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, तो ये क्वाटरनरी कार्बन है ना। तो इसको हम बोल देंगे नियो, ठीक है, नियो। तो नियो, अब 5 कार्बन टोटल, तो पेंटाइल ब्रोमाइड। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी OH जो अल्कोहल जुड़ा है, अल्कोहल एक ऐसे कार्बन जुड़ा है जिसकी डिग्री 1 होगी, क्योंकि ये फर्दर एक कार्बन से जुड़ा है ना, ये ना जुड़ा है 3 कार्बन से, ये तो एक ही कार्बन से जुड़ा है। तो ये फंक्शनल ग्रुप मतलब प्राइमरी मतलब इससे जुड़ा है प्राइमरी कार्बन से। और अगला उसका क्वाटरनरी हो सकता है, या अगला के अगला होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ओवरऑल कितने कार्बन हुए, हाँ इसके ये आ गया तो मतलब नियो है। तो नियो और टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7, नियो हेप्टाइल अल्कोहल बोलेंगे इसको, ठीक है। अब जैसे देखो क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है, जिस कार्बन से जुड़ा है वो तो प्राइमरी है, उसका अगला क्वाटरनरी हो सकता है, नहीं तो उसका अगला हो सकता है ये, नहीं तो ये हो सकता है, कोई भी हो सकता है क्वाटरनरी, ठीक है। तो ये क्लोरीन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितने कार्बन है, 1 2 3 4, नियो होने के लिए ये ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, है ना, ये ग्रुप मतलब क्वाटरनरी ये कार्बन होना चाहिए 4 कार्बन से जुड़ा होने के लिए। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन हुआ, तो नियो हेक्साइल क्लोराइड इसको बोलेंगे। और लास्ट वाला चीज़ तो हमने आपको दिखाई दिया, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो तो प्राइमरी है, ठीक है, यानी कि ये वाला प्राइमरी है। क्यों, क्योंकि ये फर्दर एक ही कार्बन से जुड़ा है ना। उस कार्बन को छोड़कर अन्य कोई भी क्वाटरनरी है, अगर दूसरा कोई भी कार्बन हो तो क्वाटरनरी हो, तो इसको हम नियो बोलेंगे, नियो कंपाउंड हो जाएगा। तो होप ये वाला आपको डाउट बहुत ही खत्म हो गया होगा बहुत अच्छे से। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन अलाइल बेंजाइल विनाइल एंड अराइल हैलाइड्स, ठीक है। आपने बहुत सारे जगह जगह देखे होंगे विनाइलिक क्लोराइड या फिर अलाइलिक अलाइलिक क्लोराइड, इस तरह से, है ना। तो देखो क्लासिफिकेशन इसी पर हम देख लेते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे C डबल बॉन्ड C, फिर वो सिंगल बॉन्ड, तो इस तरह से जब रहता है C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड C, फिर सिंगल बॉन्ड C, और फर्दर एक कार्बन इस तरह से C डबल बॉन्ड C, फिर सिंगल बॉन्ड C, इसको बोलेंगे हम अलाइल, ठीक है, अलाइल। C डबल बॉन्ड C और इससे डायरेक्टली कोई जुड़ जाए, ठीक है, इसको बोलते हैं विनाइल, ठीक है। और विनाइल है तो विनाइलिक कार्बन इसको बोलेंगे, यानी कि यहाँ पे जो कार्बन है उसको विनाइलिक कार्बन बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे इसमें तो दोनों कार्बन है, विनाइलिक कार्बन तो आपको दिख ही रहा होगा, लेकिन यहाँ पे फंक्शन प्रॉपरली हम यहाँ पे बोलते हैं इस कार्बन को बोलेंगे हम अलाइलिक कार्बन, ठीक है, अलाइलिक है। मतलब कि फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच रहता है C डबल बॉन्ड C से, C डबल बॉन्ड C से डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो विनाइल। फंक्शनल ग्रुप अगर डायरेक्टली अटैच ना होकर, मतलब कि C डबल बॉन्ड C से एक का कोई अलग कार्बन जुड़ गया, उससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है तो ये होगा अलाइल, ठीक है। तो ये तो हम देख लिया अल्काइल के बारे में, तो मतलब कि स्ट्रेट चैन वाला। और यहाँ पे अगर हम हैलो अल्केन की बात, मतलब हैलो अरीन्स की बात करें, जो भी रिंग लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं बेंजीन रिंग वाले, तो क्या होगा, तो देखो C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, तो यहाँ पे भी सिमिलर इसका स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम अलाइल की जगह हम बेंजाइल बोलते हैं अगर हम बोलते हैं ये बेंजीन वाले रिंग में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे होता है C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ से कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाएगा, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप कोई जोड़ दे यहाँ पे, तो ये भी हो जाएगा, ये बेंजाइल इसको बोलते हैं। यहाँ पे नाम है अलाइल, यहाँ पे नाम है बेंजाइल, तो दोनों सिमिलर है, ठीक है, नॉट द सेम, सिमिलर है। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे जैसे डायरेक्टली यहाँ पे जुड़ा हुआ था विनाइल वाला में, तो विनाइल के सिमिलर कौन है, अगर हैलो अरीन्स में जो भी होते हैं एक हाइड्रोजन हटाओ डायरेक्टली जोड़ दो, तो वो एक्चुअली अराइल हैलाइड इसको बोलते हैं, ठीक है। मतलब विनाइल का ही रूप होता है, क्योंकि C डबल बॉन्ड C, अरे भैया इसका मतलब डबल ही बॉन्ड ना, ये तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पे बिखरेगा, यहाँ पे ऐसे ऐसे होगा ना, तो C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच है, ये मतलब सिंगल बॉन्ड है कहाँ, यहाँ डायरेक्टली अटैच है हेलो अल्केन नहीं भैया, अरे अल्केन हेलो ग्रुप, ठीक है, हेलो ग्रुप डायरेक्टली जुड़ा है, तो ये अराइल हैलाइड हो गया। कुछ एग्जाम्पल देखोगे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि देखो CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है, मतलब कि C डबल बॉन्ड C डायरेक्टली जुड़ा हो, अगर इसी से जुड़ा है कोई तो उसको बोलते हैं विनाइल, लेकिन इससे अगला एक कार्बन जुड़ा है इसको बोलते हैं अलाइल, ठीक है। तो अलाइल क्लोराइड हो गया, ठीक है। C डबल बॉन्ड C है, उससे डायरेक्टली जुड़ा है Br ब्रोमीन, तो विनाइल ब्रोमाइड हो जाएगा, ठीक है। C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड
फिर ओ एच डायरेक्टली जोड़ दिया, मतलब सी डबल बॉन्ड सी से डायरेक्टली जोड़ दिया कोई अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, तो इसको बोलते हैं विनाइल अल्कोहल, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे जो है हमारा बेंजाइल वाला में, तो बेंजाइल किसके मतलब कि ये सिमिलर था, अलाइल के सिमिलर था। बेंजाइल ए और बी याद रखना, अलाइल इज सिमिलर टू बेंजाइल, अलाइल इज सिमिलर टू बेंजाइल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेंजाइल जो है सी डबल बॉन्ड यहाँ पे हुआ सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे एक कार्बन है तो सिंगल बॉन्ड सी हुआ है ना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल सिंगल दोनों यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमने देखा था विनाइल में तो उसमें सिंपल एगो होता है सी डबल बॉन्ड सी है, उससे डायरेक्टली कोई कार्बन मतलब कि कोई अलग फंक्शनल ग्रुप आके जुड़ जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, सी डबल बॉन्ड सी और इससे सिंगल बॉन्ड फिर सी, ठीक है, इस तरह से होता है। और उसके बाद में वो जाके फंक्शनल ग्रुप जुड़ता है, इसको बोलते हैं बेंजाइल। और चूंकि ये बेंजाइल ये है आयोडीन यहाँ पे जुड़ा तो बेंजाइल आयोडाइड। इसी तरह से यहाँ पे बोल देंगे बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है। अब नोमेनक्लेचर देख लो थोड़ा सा इसका हेलो अरीन्स का, ठीक है, हेलो अरीन्स जो भी बेंजीन रिंग में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये तो उसको बोलेंगे हेलो बेंजीन, ठीक है, इसको बोलेंगे हेलो बेंजीन, ठीक है। हेलो ग्रुप जुड़ा है इसीलिए हेलो बेंजीन, ये तो बेंजीन रिंग हुआ इससे जुड़ा है हेलोजन ग्रुप, तो इसको बोलेंगे हेलो बेंजीन, ठीक है। और आगे यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो फर्स्ट पोजीशन है और सेकंड पोजीशन जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑर्था पोजीशन, इधर वाले को ऑर्था इधर वाले को भी अर्था, मेटा पोजीशन इसको बोलते हैं पैरा पोजीशन, ठीक है। ऑर्थो मेटा पैरा, ठीक है। तो इस बात को याद रखना। तो यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे हमने जोड़ा है अल्को, वो मतलब कि क्या बोलते हैं इसको अरे यार हेलोजन ग्रुप, ठीक है, हेलोजन हमने जोड़ा है यहाँ पे एक्स, तो ऑर्था पोजीशन पे जोड़ा है ना। और यहाँ पे जो फर्स्ट पे यहाँ पे पैरा इसको बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है तो 1 2 डाई हेलोबेंजीन बोल सकते हैं। 1 2 पे हेलोजन ग्रुप है, 1 2 डाई मतलब दो को हेलो हो गया तो डाई, 1 2 डाई हेलोबेंजीन बोलेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि बेंजीन भी है। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं ऑर्था, ठीक है, ऑर्था पोजीशन पे है, फिर इसको बोल देंगे डाई हेलोबेंजीन क्योंकि दो हेलोजन ग्रुप है। और यहाँ पे इसी तरह से हम इसको यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे है तो 1 3 भी बोल सकते हैं अगर हम यूपेक नोमेनक्लेचर करेंगे तो 1 3, ठीक है, 1 3 डाई हेलोबेंजीन। या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं 1 2 3, इसको मेटा पोजीशन भी बोलते हैं, तो हम इसको बोल सकते हैं मेटा डाई हेलोबेंजीन। अब देख लेते हैं डायपोल मोमेंट के बारे में, ठीक है। डायपोल मोमेंट एक्चुअली ये चैप्टर है हमारा जो हमारा केमिकल बॉन्डिंग होता है उसमें इसका कॉन्सेप्ट आता है, चूँकि यहाँ पे भी थोड़ा सा है इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखो विच है मोर डायपोल मोमेंट। अब डायपोल मोमेंट होता क्या है, तो डायपोल मोमेंट समझो, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा तो समझ में आ जाएगा। जैसे कि देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, सॉरी एटम है, यहाँ पे भी एक एटम है ए और बी, तो बी जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बी जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसको अपनी तरफ खींच लेगा। और अपनी तरफ जब खींच लेगा इलेक्ट्रॉन को तो वो पार्शियली नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा और इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया। और चूंकि ये दोनों एटम है तो उसके बीच में कुछ डिस्टेंस होगा ना, भले ही बहुत कम डिस्टेंस है, बहुत कम डिस्टेंस है, लेकिन डिस्टेंस तो है। इसको बॉन्ड लेंथ भी बोलते हैं, तो डी इसको से रिप्रेजेंट किया है हमने, ठीक है। और चूंकि ये कौन सा बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो चूंकि दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव ही हैं तो यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड ही तो होगा ना, आयोनिक बॉन्ड तो होगा नहीं। और पोलर क्यों, क्योंकि यहाँ पे पोलैरिटी डेवलप हो रही है, क्योंकि एक तरफ ज़्यादा खिंचाव हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, ये वाला। और इसके बीच में जो बॉन्ड लेंथ है उसको हमने डी से रिप्रेजेंट किया। तो डायपोल मोमेंट क्या होता है, डायपोल मोमेंट इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ जो चार्जेस हैं, ठीक है, जो चार्जेस हैं उनके बीच में क्या डिस्टेंस है उसी का, तो क्यू इंटू डी, ठीक है। इसको इसका यूनिट भी होता है डीवाई, ठीक है, डायपोल मोमेंट का डीवाई एक यूनिट होता है, जो कि हमने नहीं लिखा है, लिख सकते हो डीवाई, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब बात करते हैं जैसे कि CH3F और CH3I में। तो CH3F में जो फ्लोरीन है इस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन CH3 ग्रुप, यहाँ पे आयोडीन भी इससे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। लेकिन अगर दोनों में कंपेयर किया जाए तो देखो मतलब यहाँ पे पोलैरिटी डेवलप होगी ना, पोलैरिटी में डेवलप होने का मतलब एक पट्टी नेगेटिव चार्ज एक पट्टी पॉजिटिव चार्ज, तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे आ जाएगा नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, इस पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डेवलप तो हो रहा है, मतलब कि डायपोल मोमेंट तो शो कर रहा है ना, मोमेंट तो डायपोल मोमेंट तो है ना इसमें, या सिंपल मोमेंट भी बोल सकते हो, मोमेंट तो है ना, बिल्कुल है। तो किसके पास ज़्यादा होगा, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके पास ज़्यादा होगा,
तो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, पता ही होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें फ्लोरीन इसका ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन 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 एक बात और ध्यान रखना कि जो डायपोल मोमेंट का ऑर्डर होता है, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, लेकिन जो डायपोल मोमेंट का ऑर्डर होता है ना, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है। अगर हम सिंपल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर अगर करें तो कुछ ऐसा होता है। एक ही हैलोजन जो ग्रुप है तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इस तरह से होता है ना। लेकिन जब डायपोल मोमेंट की बात करते हैं तो क्लोरीन फर्स्ट मार देता है, टॉप मार देता है, क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, आयोडीन, तो ऐसे ही रहा ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। लेकिन ये क्लोरीन पहले आ जाता है, ठीक है। बस यहाँ पे अभी याद रखो, डायपोल मोमेंट इंक्रीज करता है इस ऑर्डर में, मतलब सबसे ज़्यादा क्लोरीन के पास हुआ तब जाके फ्लोरीन। डायपोल मोमेंट ऑफ मतलब कि CH3Cl या फिर यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप आप जोड़ सकते हो, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा इतना दूर। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे, द करेक्ट ऑर्डर रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन इज। हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन की बात कर रहा है, तो कार्बन में कितने ऑर्बिटल होते हैं जानते हो? ऑर्बिटल उसमें होते हैं S और P होते हैं, ठीक है। हाइब्रिड होने का मतलब है मिक्स कर दिया है दोनों को, दोनों ऑर्बिटल को, ठीक है। तो एनर्जी लेवल, एनर्जी जो होती है मतलब इक्वल हो जाता है, इसीलिए मिक्सिंग किया जाता है हाइब्रिडाइजेशन में। तो देखो ऑप्शन ये है SP। देखो S जो होता है ना, S ये होता है, ये बताता है हमें इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो S से पता चलता है, ठीक है। हायर द परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सिंपल सा बात है, ठीक है। तो इसमें देखो तो SP, तो S भी 50%, ये भी 50%, लेकिन इसमें S कितना है, ज़्यादा हो जाएगा, है ना। P 2 पार्ट है, मतलब बांटना है 100% को, तो S को देंगे ज़्यादा ना, P तो 2 भाग है, तो इसको कम पड़ेगा P को इंडिविजुअली, यहाँ पे और भी कम। लेकिन यहाँ पे अगर बात की जाए तो SP सबसे ज़्यादा, फिर SP2, फिर SP3, SP2 सबसे ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पे देखो परसेंटेज AC ने SP 50% हुआ, परसेंटेज AC ने SP2 33.33% हुआ, ठीक है, 33.33%, ठीक है। अब परसेंटेज ऑफ AC ने SP3 25% हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो 100% में उस पर 4 भाग करने होंगे, जिसमें कि S को मिल जाएगा 20 और बाकी को मिलेगा, P को मिलेगा भी 20-20-20, ठीक है। तो यहाँ पे S सबसे कम हुआ। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा, अब लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। एक लेक्चर हमने इतना देर में कर लिया, बस 27 मिनट लगभग हुए हैं। तो देखो नेक्स्ट है हमारा विसिनल हेलाइड्स, ठीक है। विसिनल हेलाइड, विसिनिटी का मतलब होता है पड़ोसी, विसिनिटी का शब्द आपने सुना होगा, विसिनिटी का मतलब होता है पड़ोसी, ठीक है। तो देखो जो भी हेलोजेंस होते हैं, ठीक है, हेलोजेंस अटैच अगर हमें एडजेसेंट कार्बन पे मिल जाए, जैसे कि ये कार्बन 2 कार्बन है, इन दोनों पे मिल जाए हेलोजन, यहाँ पे भी हेलोजन, यहाँ पे भी हेलोजन, तो उसको बोलते हैं हम एडजेसेंट पोजीशन, ये एक दूसरे के एडजेसेंट हैं, ठीक है। और वहाँ पे मिल जाए हमें अगर ब्रोमीन चाहे क्लोरीन कोई भी मिल जाए हेलोजन ग्रुप, ठीक है, तो उसको बोलेंगे विसिनल हेलाइड्स। विसिनल अल्कोहल भी वैसे हो सकता है, बिल्कुल, ठीक है, एक दूसरे के आसपास रहे, यहाँ पे अल्कोहल मान लो जोड़ दो तो विसिनल अल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। विसिनल हेलाइड्स क्या होते हैं? हेलाइड्स मतलब हेलोजन ग्रुप वाले, हेलोजन्स अगर अटैच हैं एडजेसेंट कार्बन पे, ठीक है, हेलोजन्स आर अटैच टू एडजेसेंट कार्बन, समझ में आया। CH3 CH और CH3, यहाँ पे देखो होती है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, तो ये दोनों क्या हुआ, मतलब ये कंपाउंड जो हो गया विसिनल हेलाइड्स हुआ कि नहीं, बिल्कुल हुआ। और जेमिनल में क्या होता है कि जेमिनल में दो जो मतलब कि हमारे हेलोजन ग्रुप होते हैं, 2 और से या फिर 2 से ज़्यादा, वो एक ही कार्बन पे अटैच हैं, जैसे कि देखो 2 और मोर हेलोजन आर अटैच टू सेम कार्बन, तो देखो तो 2 हेलोजन है जो कि सेम ही कार्बन से जुड़ गया, तो ये हो गया जेमिनल हेलाइड्स, ठीक है। यहाँ पे अब ऐसा भी हो सकता है कि इस कार्बन पे तीनों जुड़ गया, इसको ना हटा दे, इसको बिल्कुल हटा दो, हटा दिया तो ब्रोमीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तीनों जोड़ दिया, तो ये ट्राई हेलोजन तो हो गया। और ये क्या है, जेमिनल हेलाइड, क्योंकि सेम ही कार्बन पे तीनों है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कैरल सेंटर के बारे में कि कैरल सेंटर क्या होता है। कैरल सेंटर शब्द आपने जरूर सुना होगा। NaSP3 एटम अटैच टू 4 डिफरेंट सब्सटीट्यूएंट, कोई भी कार्बन बीच में हो, ठीक है, कार्बन, कैरल सेंटर की बात करें तो कार्बन यहाँ पे कोई मतलब कि कोई भी सेंटर हो, मतलब कोई भी एटम हो, ठीक है, यहाँ पे कैरल सेंटर की बात है तो मैं एटम बोलता हूँ, ठीक है, कोई भी एटम हो, अगर वो एटम 4 अलग अलग सब्सटीट्यूएंट से जुड़ा हो तो उसको हम बोलेंगे कैरल सेंटर है, वो एटम जो है कैरल सेंटर है। जैसे कि देखो ये वाला जो सेंटर है
इसमें क्लोरीन जुड़ा है, ब्रोमीन जुड़ा है, अल्कोहल जुड़ा है, आयोडीन जुड़ा है, सब अलग अलग है, तो इसको बोलेंगे कायरल सेंटर। ठीक है, अब जैसे कि कार्बन की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखो तो ये कार्बन वाला चेन है ना, तो ये कार्बन है, तो कार्बन जुड़ा है वो CH3 से, मतलब कि मिथाइल से, एगो जुड़ा है क्लोरीन से। ठीक है, और इधर किससे जुड़ा है, 1 2 3 प्रोपाइल ग्रुप से, तो ये भी अलग, ये भी अलग, और ये क्लोरीन है, और साथ में वो हाइड्रोजन है, तो चारों अलग अलग है, मतलब कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये कायरल कार्बन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो एक और भी एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, इस तरह से 1 2 3 4 कार्बन हुआ, इधर 1 2 3 कार्बन इधर हुआ, प्रोपाइल ग्रुप ये हुआ, इधर हुआ ब्यूटाइल ग्रुप। ठीक है, दोनों अलग अलग ग्रुप है, यहाँ पे एक ब्रोमीन जुड़ा है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो ये कार्बन कैसा है, ये भी आपका हो गया कायरल। ठीक है, कायरल सेंटर है, तो कायरल सेंटर है, और यहाँ पे स्पेशली क्या चाहिए, कार्बन है, नाइट्रोजन रहता तो हम बोलते कायरल नाइट्रोजन है, यहाँ पे कार्बन है तो कायरल कार्बन बोलेंगे। और इसको हम मतलब ये एस्टेरिक्स से रिप्रेजेंट किए हैं, स्टार से रिप्रेजेंट किए हैं। ठीक है, उसको अब देखो जो हमारा लोन पेयर होता है उसे भी कायरल, मतलब कि कायरल टीम भाग लेता है, बताता है वो, मतलब कि एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कब करता है, अगर वो लोन पेयर अगर पार्टिसिपेट नहीं करता है रेजोनेंस में, समझ में आ जाएगा यहाँ पे अभी तुरंत। जैसे कि नाइट्रोजन है, एक हाइड्रोजन से जुड़ा है, ठीक है, और एक मिथाइल से जुड़ा है, और दूसरा एक क्या जुड़ा है, CH2CH3। ये क्या है, ये हमारा है इथेन होता है ना, इथेन, तो एक हाइड्रोजन निकाल लिया है। ठीक है, तो इथाइल हो गया, क्या है ये है मिथाइल, एगो इथाइल, एगो हाइड्रोजन, 3 को जुड़ गया, और एक है हमारा ये वाला लोन पेयर। अब लोन पेयर यहाँ पे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं किया है, नहीं किया है। ठीक है, कैसे करता, जैसे डबल सिंगल लोन पेयर रहता तो पार्टिसिपेट करता है लोन पेयर में, जैसे कि CH2 है और CH3 है, और इन दोनों के बीच में मान लो कि डबल बॉन्ड कर दें, तो ये वो हट जाएगा, ये वाला CH3, तो CH2 आ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 कर दें हम, तो अल्कीन हम जो, मतलब कि यहाँ पे दो कार्बन है, तो मतलब कि इथीन हम जोड़ दिए, यहाँ पे इथीन जोड़ देंगे, तो बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, तो ये जो नाइट्रोजन है वो कायरल नहीं होगा। ठीक है, हम अगले पेज में भी देखेंगे, इस वर्ड को आप ध्यान रखना, इस पॉइंट को। अगर किसी sp3 एटम के पास लोन पेयर है, जैसे कि यहाँ पे देखो 1 2 3, तो ऐसे तो लग रहा है कि sp2 है, लेकिन ये वाला जो है लोन पेयर जो है पार्टिसिपेट नहीं किया है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, तो वो एक सब्सटीट्यूएंट की तरह काम करता है। और सब्सटीट्यूएंट जो होते हैं वो एक बॉन्ड से जुड़े होते हैं ना, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3, ये सब सब्सटीट्यूएंट जो कि बॉन्ड से जुड़ा था, ये भी एक बॉन्ड सब्सटीट्यूएंट की तरह काम करता है, तो मतलब एक बॉन्ड की तरह गिना जाता है। ठीक है, तो उसको हम बोल देते हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन है ये, मतलब कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड होने की वजह से कायरल नाइट्रोजन भी है, क्योंकि ये तीनों तो अलग ही है, ये भी अलग है। इसमें अगला आपको पता चल जाएगा रेजोनेंस कैसे होता है, जिससे कि देखो वही सेम टू सेम चीज़ है। ठीक है, नाइट्रोजन है, वो एक हाइड्रोजन जुड़ा है, एक मिथाइल से जुड़ा है, और एक किससे हमने जोड़ दिया, एक हमने जोड़ दिया अल्केन की जगह हमने अल्कीन लगा दिया, मतलब कि यहाँ पे इथेन की जगह इथीन लगा दिया, मतलब CH यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 लिख दिया। ठीक है, तो अब देखो जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो रेजोनेंस करेगा। ठीक है, क्योंकि डबल सिंगल लोन पेयर की बात आ गई, तो रेजोनेंस या कंजुगेशन का ये सब पॉइंट्स है। ठीक है, तो ये यहाँ पे जाएगा। ठीक है, और ये जो है, अब चूंकि कार्बन 4 बॉन्ड तो बना, मतलब कि 5 बॉन्ड तो बना नहीं लेगा, यहाँ पे तो 2 5 4 बॉन्ड बना रखा है ना, कार्बन है एक हाइड्रोजन के साथ, एक ये वाला और एक ये 4 2 बॉन्ड बना रखा है, तो यहाँ पे एक और आएगा ये वाला लोन पेयर जो कि बॉन्ड बनाएगा, तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो ये वाला उठ के यहाँ चला जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, मतलब कुछ ऐसे हो जाता है, CH2 यहाँ पे माइनस, ये सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे N, यहाँ पे CH3। ठीक है, यहाँ पे H, तो इसको हम कायरल नहीं बोलते हैं, तो ऐसे भी कायरल नहीं बचा नाइट्रोजन, देखो तो 1 2 3 3 ही तो यहाँ पे बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बनेगा, 3 सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे लोन पेयर तो खत्म ही हो गया, क्योंकि रेजोनेंस में चला गया। और इसलिए हम बोलते हैं कि जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है लोन पेयर, हम वहाँ पे ये नहीं कहते कि वो पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब पार्टिसिपेट अगर कर रहा है तो वो कायरल सेंटर नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये तो अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, लेकिन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है क्या, बिल्कुल नहीं है, तो नो कायरल सेंटर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्रो कायरल कार्बन की, कभी कभी यूज़ होता है, जैसे देखो sp3 कार्बन अटैच्ड विथ 2 सेम एंड 2 डिफरेंट सब्सटीट्यूएंट। प्रो कायरल कार्बन क्या होते हैं, कोई भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो, मतलब sp3 होना चाहिए। जैसे ये कार्बन देखो, इस कार्बन को ध्यान से देखो, इधर एक बॉन्ड, इधर एक बॉन्ड, इधर भी एक, इधर भी 4 बॉन्ड है, 4 बॉन्ड होने का मतलब sp3 हाइब्रिडाइज्ड तो है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। ठीक है, क्या लिखा है, अटैच विद 2 सेम एंड 2 डिफरेंट सब्सटीट्यूएंट। देखो तो ये सब्सटीट्यूएंट ये दोनों सेम है, और यहाँ पे मिथाइल है और यहाँ पे इथाइल है, अलग अलग है, 2 सेम है 2 अलग है, और ये कार्बन है,
तो इसको हम बोलेंगे प्रो कायरल कार्बन। समझ में आई बात इतना, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते ये कायरल कार्बन है, ये कायरल बिल्कुल भी नहीं है। कायरल क्यों नहीं है? क्योंकि ये दो को सेम हो गया। जब दो को सेम होता है तो कायरल थोड़ी बोलते हैं उसको, कायरलिटी वहाँ पे ख़त्म हो गई, ठीक है। कायरल होने के लिए चारों अलग अलग होने चाहिए, है ना। लेकिन प्रो कायरल तो बोल ही सकते हैं, क्योंकि दो सेम है दो अलग है, तो प्रो कायरल बोल सकते हैं, ठीक है। कायरल नहीं बोल सकते, प्रो कायरल बोल सकते हैं। अब वेज एंड डैश फार्मूला देख लेते हैं, ठीक है। तो वेज एंड डैश फार्मूला क्या होता है? देखो, जो भी हमारे sp3 मॉलिक्यूल, sp3 हाइब्रिडाइज जो कार्बन होता है, जैसे कार्बन है यहाँ पे, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये 3D स्ट्रक्चर बनाता है। जो भी हमने देखा अभी तक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो, नाइट्रोजन है, वो 3 डिग्री स्ट्रक्चर, मतलब 3D स्ट्रक्चर बनाता है, 3D मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। तो अगर हम 3D मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन 3D में ही करें तो उसको हम वेज एंड डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो वेज एंड डैश sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन 3D होता है। देखो, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो भी होता है वो sp3 होता है, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन 3D होता है, तो उसका रिप्रेजेंटेशन हम 3D में ही कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पे ये कार्बन है, ठीक है। यहाँ पे ये sp3 है कि नहीं, एक दो और एक बॉन्ड ये भी है, एक बॉन्ड ये है, ये बॉन्ड एक्चुअली है, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट किए हैं कोई ऊपर, जैसे कि कोई कार्बन मतलब ब्रोमीन मान लो जुड़ा है तो ऊपर जुड़ा है, ठीक है। और ये एक नीचे जुड़ा है। ये रिप्रेजेंट करता है, बेस रिप्रेजेंट करता है एबव द प्लेन, और डैश रिप्रेजेंट करता है बिलो द प्लेन। और ये दोनों जो रिप्रेजेंट करता है, ये दोनों प्लेन में लाई करता है। जैसे कि चलो समझाता हूँ तुझे ये। जैसे कि देखो ये स्केल है, ठीक है। मान लो ये प्लेन है, क्या है ये प्लेन, मानो इसको, ठीक है, प्लेन। तो ये प्लेन तुमने इसे जब माना तो क्या होगा, प्लेन अगर मानते हो तो मान लो कि एक क्लोरीन जो है ऊपर आ रहा है इस तरह से, ठीक है, क्लोरीन ऊपर आ रहा है, ठीक। और एक जो है हाइड्रोजन मान लो नीचे की इस तरह से झुका हुआ है, ठीक है, नीचे झुका हुआ है, नीचे झुका हुआ है। और दो जो है वो बचा, तो ये इसमें लाई कर रहा है, ठीक है, इसमें लाई कर रहा है। मतलब कैसे रिप्रेजेंट करूँ यार, यहाँ पे एक ऊपर, ठीक है, ये प्लेन हुआ, प्लेन है ये, ठीक है, प्लेन। इसके ऊपर एक हुआ है और एक नीचे हुआ, और दो इसी में रह जाएगा, ठीक है। चूँकि जो भी सेंटर इसमें लाई करेगा, ठीक है, सेंटर से एक नीचे एक ऊपर और दो प्लेन में, तो हम उसको बोलते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइज तो है, साथ ही साथ वो मतलब कि 3D मॉलिक्यूल है। तो उसका रिप्रेजेंटेशन हम कुछ इस तरह से करते हैं। और जो ऊपर को दर्शाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर वाले को दिखाते हैं, ये वाला से डार्क बोलते हैं या फिर वेज बोलो, ठीक है, डार्क या वेज, डार्क एंड डैश बोलो या फिर वेज एंड डैश बोलो, ठीक है। और जो ये दोनों लाइन है, गहरी लाइन दिख रही है, ये प्लेन में ही रहती है, ठीक है। जैसे कि हमने बोला कि प्लेन में ही रह जाएगा, ठीक है। और एक ऊपर आएगा और एक नीचे जाएगा, ऊपर वाले को वेज से रिप्रेजेंट करेंगे, नीचे वाले को डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, जो कि बिलो द प्लेन होगा। तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल, ये जैसे कि यहाँ पे ये है, ठीक है। तो इस कार्बन से जो जुड़ा है, इस कार्बन है, ये कार्बन है, ठीक है, ये क्या है, कार्बन है। तो ये कार्बन से एक फ्लोरीन जुड़ा है, क्लोरीन जुड़ा है, आयोडीन जुड़ा है, ब्रोमीन जुड़ा है। तो ब्रोमीन को हमने ऊपर दिखाया, मतलब कि ये प्लेन के ऊपर है, ठीक है, ये प्लेन के ऊपर है। यहाँ पे मतलब उतना दिखा तो नहीं सकते भाई, प्लेन के ऊपर है ब्रोमीन, ठीक है। आयोडीन क्या है, नीचे है, ठीक है, प्लेन के जस्ट नीचे, जैसे कि ये है। तो प्लेन के ऊपर क्या है, प्लेन के ऊपर हमारे मतलब कि है ब्रोमीन, आयोडीन इस प्लेन के नीचे है, और फ्लोरीन क्लोरीन इसी प्लेन में है, ठीक है। ऐसी बात है। अब यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, एक दो तीन चार इस तरह से, कार्बन दो कार्बन तीन चार कार्बन, पांच कार्बन है, एक दो तीन चार पांच कार्बन है। तो देखो इस पे हम जोड़ सकते हैं, यहाँ पे C है और H3, CH3 होगा कि नहीं, CH3 है यहाँ पे, इसका मतलब तो तीन हाइड्रोजन है। तीन हाइड्रोजन को कैसे भी रिप्रेजेंट कर, दो को एक ऊपर रिप्रेजेंट करो, एक नीचे, और एक तो प्लेन में ही रहेगा। तो एक हाइड्रोजन को ऊपर हमने रिप्रेजेंट किया, एक को नीचे, और एक प्लेन में रहेगा। प्लेन वाले के लिए हम ये वाला यूज़ करते हैं, लाइन, डायरेक्ट लाइन यूज़ करते हैं, डार्क लाइन्स यूज़ करते हैं ना, डार्क लाइन्स इन द प्लेन में होता है। तो ये सब प्लेन में है, ठीक है, ये सब लाइन प्लेन्स में है। तो यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन जुड़ेगा, है ना, दो हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो एक ऊपर रहेगा और एक नीचे रहेगा। यहाँ पे भी दो होता है, एक ऊपर एक नीचे, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है, एक ऊपर एक नीचे, यहाँ पे भी एक ऊपर एक नीचे। जैसे कि ऊपर तो आयोडीन दिखा रहा है, जो दिख रहा है उसको हम ऊपर ही कर देंगे, ठीक है, जो ऊपर दिख रहा है वो उसको ऊपर ही कर देंगे, जो नहीं दिख रहा है वो तो नीचे है, ठीक है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो हाइड्रोजन नीचे है, ये दोनों तो प्लेन में ही है। और जो अदर दैन जो कार्बन कार्बन से जुड़ा है, ठीक है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, तो ये वाले तो प्लेन में ही रहेंगे, ठीक है। कार्बन के अलावा यहाँ पे आयोडीन जैसे जुड़ा है तो ये ऊपर रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन है वो नीचे रहेगा। समझ में आया। यहाँ पे भी सेम यहाँ वाले कहानी कर देंगे, तीन हाइड्रोजन है तो एक ऊपर एक नीचे और एक वो प्लेन में इसी में रह जाएगा, ठीक है।
इन द प्लेन। अब देखो 3D स्ट्रक्चर का हमने 3D रिप्रेजेंटेशन ये किया वेजन डैश फॉर्मूला से जी दिखाकर, ठीक है, डार्गन डैश भी बोलो उसको। और उसी का जब हम करते हैं 2D रिप्रेजेंटेशन तो कुछ ऐसे करते हैं, ठीक है, फ्यूचर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। 3D पर मॉलिक्यूल का हम 2D रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो ब्रोमीन है तो कुछ इस तरह से लिख दिया, मतलब ये सब एक ही प्लेन में हमने लिख दिया है, ठीक है। ब्रोमीन ऊपर नीचे क्लो आयोडीन, फ्लोरीन इधर, इधर क्लोरीन, ठीक है। 2D रिप्रेजेंटेशन, बस 2D मतलब एक ही प्लेन में है, सब एक ही प्लेन में ये है, ठीक है, मतलब कोई ऊपर नीचे नहीं। और यहाँ पे हम समझ लेते हैं आर एस कन्फिग्रेशन। आर एस कन्फिग्रेशन या फिर जिसको बोलते हैं अब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन, तो ये सब मॉलिक्यूल्स में अब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन होते हैं। और अब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन निकालने के लिए मतलब हमें पता करना होता है किसका कितना एटॉमिक नंबर है, किसका रैंक क्या होगा उसके आधार पर, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे आर एस कन्फिग्रेशन या फिर अब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है। हर एक कायरल सेंटर की अब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन होता है, जो भी कायरल कार्बन होते हैं या फिर कायरल ऑक्सीजन हो, कायरल नाइट्रोजन हो, जो भी, ठीक है, हर एक कायरल सेंटर की अब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन होता है, जिसे आर या फिर एस से रिप्रेजेंट करते हैं। आर का मतलब होता है रेक्टस, एस का मतलब होता है सिनिस्टर। अभी समझ में आ जाएगा क्या है, ठीक है। कायरल सेंटर के हर एक सब्सटीट्यूएंट को नंबर दिया जाएगा 1 2 3 4। जो भी कायरल सेंटर के हर एक सब्सटीट्यूएंट, जैसे कायरल सेंटर है, हमने कायरल सेंटर के बारे में पढ़ा है ना, जिससे कि अलग अलग 4 सब्सटीट्यूएंट जुड़े होते हैं, ठीक है। 4 सब्सटीट्यूएंट जुड़े हैं तो चारों के तो एटॉमिक नंबर अलग अलग होंगे, जिसके जितने ज़्यादा एटॉमिक नंबर होंगे उसके उतने अच्छे रैंक आएंगे, ठीक है। उतने अच्छे रैंक मिलेंगे 1 2, जो उसी को मिलेगा 1, जिसका सबसे टॉप रहेगा एटॉमिक नंबर उसको 1 मिलेगा। आपको पता है ना, जब एग्जाम में टॉप करते हो, अच्छे नंबर जब लाते हो तो आपको रैंक 1 दिया जाता है। सेम कहानी यहाँ पे है, तो वो रूल्स से कुछ है, वो रूल्स के अकॉर्डिंग हम करते हैं ये, ठीक है। तो रूल क्या है, कोहन इनकोल्ड प्रीलॉग रूल, ठीक है, CIP रूल जिसको बोलते हैं शॉर्ट में। मतलब ये 3 साइंटिस्ट, मतलब ये साइंटिस्ट थे जो कि दिए थे ये वाला, ठीक है। तो पहला क्या है, एटम अटैच टू sp3, मतलब ये एटम अटैच टू कायरल कार्बन हैज़ डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ये तो सबको पता है भाई, जो भी कायरल सेंटर है उससे जो भी एटम जुड़े हैं वो उसके अलग अलग एटॉमिक नंबर है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। जिसके पास हायर एटॉमिक नंबर होगा उसको बेटर रैंक मिलेगा, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है। तो देखो जैसे कि यहाँ पे देखो ब्रोमीन जुड़ा है, फ्लोरीन, क्लोरीन और आयोडीन जुड़ा है। तो आयोडीन का कितना होता है एटॉमिक नंबर, 53 होता है। ब्रोमीन का कितना होता है, 35 होता है। फ्लोरीन का 9, क्लोरीन का 17। तो देखो सबसे ज़्यादा इसका एटॉमिक नंबर है ना 53, तो 53 है इसका, इसीलिए इसको रैंक 1 दिया है, ठीक है। ज़्यादा नंबर लाया है भाई इसका रैंक 1 हुआ। फिर उससे कम है ये वाला, तो इसको 2, सब इसके तीसरा में ये वाला, और चौथा में सबसे कम लाया है ये हाइड्रो मतलब क्लोरीन, तो 3 इसको मिला, ठीक है। सॉरी, क्लोरीन का 17 है इसीलिए 3 इसको मिला है। सबसे कम इसका है फ्लोरीन का, जिससे जो कि 9 है, इसको 4 मिला, ठीक है। अब हम किधर से मतलब कि ये कंप्लीट कर सकते हैं, 1 से 4 तक जाने में कैसे हमको आसानी होगा, किधर से, इधर से जाएँ तब कि इधर जाएँ तो 1 2 3 फिर 4 ऐसे आराम से जा सकते हैं। अब ऐसे नहीं कर सकते, 1 2 फिर 3 ऐसे नहीं होगा, 1 2 3 4 ऐसे नहीं कर सकते। तो सिंपल हमें पड़ रहा है 1 से 2 पर किधर से आसानी से जा सकते हैं, 1 से 2 इधर से जा सकते हैं, ऐसे नहीं, ठीक है। 1 2 फिर 3 इधर, तो ये ऐसे आर ऐसे घूम रहा है तो उसको बोलते हैं आर, ठीक है। रेक्टस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो रेक्टस। और यहाँ पे देखो सेम कहानी वहीं पे है, ब्रोमीन है यहाँ पे सबसे टॉप में 35, सबका तो कम ही है, तो ब्रोमीन को 1 देंगे, फ्लोरीन को 2 दिए, ठीक है। OH ऑल्को मतलब ये ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का 8 होता है तो उसको 3 दे दिए, कार्बन का 6 होता है इसको 4 दे दिए, ठीक है। तो 1 से 2 की तरफ इधर से जाएंगे तो इसे, तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए सिनिस्टर शब्द एस यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका कन्फिग्रेशन, इस कायरल सेंटर की कन्फिग्रेशन क्या हुई, एस। कायरल सेंटर में क्या है, कायरल कार्बन है एक्चुअली यहाँ पे, ठीक है। सेकेंड रूल क्या है, इफ़ एटम अटैच टू कायरल कार्बन हैज़ सेम एटॉमिक नंबर देन कंसिडर द एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम अटैच टू डेट कार्बन। देखो कभी कभी क्या होता है कि आप कर रहे हो, जैसे कि देखो यहाँ पे इसको एटॉमिक, इसको तो 1 दे रैंक, इसको 2 हमने दिया, ठीक है। अब बात आती है कि जब सेम ही आ जाए, मतलब यहाँ पे भी कार्बन यहाँ पे भी कार्बन, तो किसको दें पहले, इफ एटम अटैच टू कायरल कार्बन, कायरल कार्बन है उससे अटैच कोई एटम है, उसका एटॉमिक नंबर सेम है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर सेम है, तो फिर कंसीडर क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम अटैच टू दैट एटम। फिर उसके बाद वाला जो एटम अटैच है उसको कंसीडर करते हैं, ठीक है। जैसे कि सी के बाद यहाँ पे एच है, 3 वो एच है, एच एच एच, तो एच 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 हमने लिख दिया। फिर यहाँ पे सी के बाद क्या है, एच एच फिर ओ है, तो एच एच ओ है। तो फाइनली यहाँ पे अगर हम एच करें कंसीडर, यहाँ पे भी एच, तो दोनों काम नहीं करेगा, यहाँ भी काम नहीं करेगा, यहाँ भी काम नहीं करेगा, फिर यहाँ भी काम नहीं करेगा, लेकिन ये तो करेगा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को टॉप मिल जाएगा, 3 यहाँ पे मिल जाएगा, 4 इसको मिल जाएगा, ठीक है। तो 1 2 इसका क्या हुआ कन्फिग्रेशन इस तरह से होगा। एंटी क्लॉकवाइज तो क्या उसको बोलते हैं,
रेक्टस या सिनिस्टर। अभी आपने देखा, ठीक है, कि जो भी क्लॉक वाइज हो, क्लॉक वाइज को हमने क्या बोला था, क्लॉक वाइज को रेक्टस बोला था, एंटी क्लॉक वाइज को सिनिस्टर बोलेंगे, ठीक है, एस। एंटी क्लॉक वाइज को एस बोलेंगे, तो वहाँ पे इस कार्बन इसकी क्या होगी, इसकी एस हो जाएगा, ठीक है। सेम कहानी यहाँ पे भी है। तो जैसे कि देखो, सबसे टॉप में किसको देंगे, फ्लोरीन यहाँ पे दिख रहा है, डायरेक्टली हमें जो दिख रहा है पहले उसको दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐसा मत करना कि इसमें बाद में जुड़ा है ब्रोमीन, तो इसको नहीं दे देंगे पहले, ठीक है। ब्रोमीन का 35 है, आप देखो कि ब्रोमीन का 35 है, दे दिया पहले इसको, ऐसा नहीं होता। पहले देखो कैरल सेंटर है, कैरल सेंटर से डायरेक्टली जुड़ा कोई, मतलब कि इंडिविजुअली कोई है क्या, हाँ है, फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन को टॉप में दे देंगे। फिर यहाँ पे 2 है तो इसको देंगे, ऑक्सीजन वाले को 2 दे दिया। फिर इसमें बात आती है कार्बन कार्बन कार्बन, तो इसमें फिर डिस्कशन हुआ, CH2 यहाँ पे भी, CH2 यहाँ पे भी है, जो कि कैंसिल कर देगा दूसरे को भी। यहाँ पे है थर्ड में क्लोरीन है, यहाँ पे ब्रोमीन, ब्रोमीन को टॉप में दिया जाएगा, 3 इसको दे दिए, 4 इसको दे दिए, तो 1 2, तो एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। डबल बॉन्ड को 2 बॉन्ड सिंगल बॉन्ड की जैसा मानेंगे, देखो डबल बॉन्ड कभी कभी होता है, जैसे C डबल बॉन्ड OH, तो डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड के रूप में मानेंगे, ठीक है। डबल बॉन्ड को 2 सिंगल बॉन्ड जैसा मानेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड को 3 सिंगल बॉन्ड जैसा मानेंगे। समझो यहाँ पे, जैसे कि ये जो कैरल सेंटर है, ठीक है, डायरेक्टली जुड़ा है वो ब्रोमीन, फ्लोरीन, CH3 और COH, ठीक है। इसको तो 1 दे दिए, इसको भी 2 दे दिए। बात आती है कार्बन कार्बन वाले की, तो कार्बन हुआ यहाँ पे भी कार्बन पहला तो हो गया, ठीक है। फिर दूसरी बात आती है यहाँ पे हाइड्रोजन है 3 को, तो तीनों हाइड्रोजन लिख दिया। यहाँ पे क्या है, अब 2 बॉन्ड मानेंगे, मतलब 2 सिंगल बॉन्ड को, मतलब डबल बॉन्ड को 2 सिंगल बॉन्ड मानेंगे, तो 1 सिंगल बॉन्ड तो मतलब 1 ऑक्सीजन, 2 सिंगल बॉन्ड मतलब 2 ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन इस सिंगल बॉन्ड, इस बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा है, तो 2 ऑक्सीजन लिखेंगे, ठीक है। 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन लिख दिया हमने। तो ओवरऑल तो यहाँ पे ऑक्सीजन ही आना है, ऑक्सीजन आ गया तो 3 इसको मिल गया, इसको 4 मिला, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड को क्या मानेंगे, ट्रिपल बॉन्ड को भी सिंगल सिंगल। तो यहाँ पे जैसे देखो, ये दोनों तो दे दिया आराम से हमने, 1 2 दे दिया। यहाँ पे बात आती है इसकी और इसकी, तो यहाँ पे C, फिर H है, CHHO है, CHHO है। यहाँ पे क्या है, C 1 2 3 को कार्बन जुड़ा है डायरेक्टली इससे, 3 मतलब ट्रिपल बॉन्ड है ना, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसको 3 सिंगल बॉन्ड मानेंगे, तो 1 2 3 जो कि कार्बन ही होगा, तो कार्बन कार्बन कार्बन। तो फाइनली यहाँ पे कार्बन आना है, फाइनली यहाँ पे ऑक्सीजन आना है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे कंसीडर करेंगे, तो इसको टॉप में दे देंगे, 3 रैंक दिए, इसको 4 लिए दिए लास्ट में, ठीक है। उसके आधार पर इसको हम निकाल लेंगे, इसका सिनिस्टर और रेक्टस जो होगा, एंटी क्लॉकवाइज और जो भी हमारा क्लॉकवाइज है। हाइयर आइसोटोप को बेटर रैंक दिया जाता है, ठीक है, हाइयर आइसोटोप को बेटर रैंक दिया जाता है। जैसे कि देखो, हाइड्रोजन में ही बात करते हैं, हाइड्रोजन में हाइड्रोजन होता है, ड्यूटेरियम होता है, ट्राइटियम होता है, ठीक है, ट्रीटियम। तो इसमें कौन कौन को टॉप देंगे, किसे टॉप देंगे। और यहाँ पे देखो हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक क्लोरीन है, तो क्लोरीन को ऑब्वियसली फर्स्ट देंगे। अब बात आती है हाइड्रोजन में, तो हाइड्रोजन में टॉप रैंक देंगे ट्राइटियम को, फिर ड्यूटेरियम को, फिर इसको, ठीक है। हाइड्रोजन जो फाइनली ये हाइड्रोजन है हमारे पास, प्रोटियम, ठीक है। तो इसको 4 मिला, तो कुछ इस तरह से हो गया। तो 1 2 3 आराम से कर सकते हैं, ठीक है, जो भी करना है। फिर लोन पेयर इज गिवन 4th रैंक, लोन पेयर को हमेशा 4th रैंक देते हैं, ठीक है। बाकी सबको इधर 1 2 कर लेते हैं, लोन पेयर को हमेशा 4th देंगे, लोन पेयर को सोचना ही नहीं, लोन पेयर को हमेशा 4th रैंक देंगे। देखो मैंने इसे सेपरेटली लिख रखा है, अगर क्लॉकवाइज घूमता है तो उसके लिए हम रेक्टस शब्द यूज करते हैं, ठीक है। क्लॉकवाइज घूमता है तो रेक्टस शब्द, 1 2 3, तो क्लॉकवाइज घूमता है तो रेक्टस शब्द यूज करते हैं, मतलब क्लॉकवाइज तो रेक्टस, यार से रेक्टस होता है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो एस सिनिस्टर, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, इन फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला इफ एटम ऑफ लोएस्ट रैंक इज एट 4th पोजीशन, ठीक है, 4th रैंक। इन फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला अभी तक जो हमने देखा ये सब फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला है, ठीक है। ये सब फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला जो भी हमने अभी देखा, तो यहाँ पे लिखा है मैंने कि अगर फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में अगर एटम जो है लोएस्ट रैंक का, जैसे कि हाइड्रोजन होता है, मतलब सबसे जिसको कम रैंक मिला है, ठीक है, मतलब 4था रैंक जिसको मिला है, जो गरीब गुरबा है, पीछे बैठने वाला छात्र है, ठीक है, मतलब कि अगर वो हॉरिजेंटल पोजीशन पे बैठ जाए, ठीक है, हॉरिजेंटल पोजीशन पे बैठ जाए तो सहन होगा, मतलब अगला बेंच पे बैठ जाए, समझो ऐसा कि वो बैक बेंचर है, आगे बेंच पे बैठ गया तो सहन नहीं होगा, ठीक है। तो जो अब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास आएगा उसको रिवर्स कर देंगे, अगर एस आएगा तो आर कर देंगे, आर आएगा तो एस कर देंगे, ठीक है। तो अपने आप उसका पोजीशन चेंज हो जाएगा, ठीक है, ऐसा मानते हैं, ठीक। अब हम आगे देखते हैं, इन्वेजन डैश फॉर्मूला, इफ एटम ऑफ लोएस्ट प्रायोरिटी इज नॉट इन डैश एंड देन डू इवन नंबर ऑफ इंटरचेंजेस टू गेट इन डैश
पोजीशन एंड देन फाइंड कॉन्फ़िगरेशन। इसमें क्या बोल रहा है कि अगर इन्वेजन डैश फार्मूला की बात करें तो जो एटम होता है लोएस्ट प्रायोरिटी वाला, तो लोएस्ट प्रायोरिटी को हमेशा रखेंगे नीचे इसमें, ठीक है, बिलो द प्लेन रखेंगे। बिलो द प्लेन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डैश से, ठीक है, इसको ऐसे से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अगर वो नीचे नहीं है, जो भी कमज़ोर है, मतलब कि बैक वेंचर है, जैसे कि हाइड्रोजन है यहाँ पे, ठीक है, हाइड्रोजन बैक वेंचर है, तो इसको होना चाहिए था यहाँ, लेकिन है यहाँ पे बेस में है, ठीक है, मतलब सबसे ऊपर है, प्लेन के ऊपर है। इसको इवन कहीं पे रहे तो इसको इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज करके नीचे ला देंगे, ठीक है। तो देन डू नंबर इवन नंबर ऑफ इंटरचेंजेस टू गेट इट इन डैश पोजीशन एंड गेट देन फाइंड कन्फिग्रेशन। उसके बाद हम कन्फिग्रेशन निकालते हैं, एस आर जो भी हो, ए आर हो या एस रेस हो। जैसे कि देखो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है, कंसीडर क्या करेंगे कि ऊपर कौन है नीचे कौन है। तो ऊपर यहाँ पे देखो हाइड्रोजन है, नीचे कौन है, आयोडीन है, तो ऐसा सहन होगा, ऊपर ही रहेगा। बताओ हाइड्रोजन को, इसको लाना है हमको यहाँ पे, तो डायरेक्टली हम नहीं ला देंगे कि यहाँ पे आयोडीन कर दें, यहाँ पे हाइड्रोजन कर दें, नहीं। अगर ऐसा करते हैं तो एक ही नंबर पर इंटरचेंज हुआ, ठीक है। तो ऐसा नहीं करेंगे, 2 बार करेंगे। तो ऐसा कर सकते हैं कि इस हाइड्रोजन को उठा के यहाँ पे रख दें और यहाँ से उठा के यहाँ पे कर दें, या इस हाइड्रोजन को उठा के यहाँ कर दें और ये वाला यहाँ कर दें। तो जो हमें आसान दिख रहा है कि लिखने उखने में, तो ये वाला उठा के यहाँ कर दिए, ठीक है। एक्चुअली हम ये वाला या फिर ये वाला किसी के साथ ऐसा कर सकते हैं, जैसे कि ये दोनों को इंटरचेंज कर देंगे, ये वाला उठा के यहाँ, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ चला जाएगा, ये वाला यहाँ चला जाएगा, ठीक है। किसी के साथ, इसके साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसके साथ करते हैं तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है, CH3 यहाँ आ गया, ठीक है, और हाइड्रोजन वहाँ चला गया। अब ये और ये तो ऐसे ही हैं, ठीक है। फाइनली ये कि नंबर ऑफ एक इंटरचेंज तो हमने किया, फिर दूसरा इंटरचेंज करेंगे, हाइड्रोजन को यहाँ पहुँचा दिए और ये वाला से रह गया, ठीक है, ये वाला से और ये वाला से सेम टू सेम रह गया, और हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, आयोडीन यहाँ चला जाएगा, यहाँ आयोडीन चला गया, ठीक है। अब इसका कन्फिग्रेशन निकालेंगे तो आयोडीन का टॉप में दे दिए रैंक, और इसको 2 मिला, इसको 3, इसको 4, तो इस तरह से आया। तो इसका जो एंटी क्लॉकवाइज आया तो सिनिस्टर हो जाएगा, ठीक है, सिनिस्टर। अभी इसका कन्फिग्रेशन एस अब सही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक उदाहरण एग्जाम्पल है, कुछ यहाँ पे कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं, जैसे कि हमने बताया था ना अभी ऊपर वाला जो लाल ये लिखा हुआ था इन फ्यूचर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, अगर एटम वाला ये वाला हम समझा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि देखो इसको ऐसे समझाते हैं लिख कर तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे देखो सेम ही चीज़ लिख लेते हैं यहाँ पे, जैसा है यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है, ठीक है। तो देखो ये क्या है, कार्बन 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 कार्बन, ठीक है, कार्बन 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 है। तो इस तरह से हम इसका मतलब कि हम इसकी क्या निकालने वाले हैं, ये कायरल है क्या, कायरल पहले देख लेते हैं कायरल है कि नहीं, बिल्कुल है। ब्रोमीन है, यहाँ पे CH3 मिथाइल है, यहाँ पे क्लोरीन है, ये भी अलग है, ये तो ओवरऑल पूरा ही अलग है इसके लिए, है ना। तो ये तो कायरल है, ये भी सेम टू सेम कायरल है इसके जैसा, ठीक है। तो कायरल तो पता चल गया कि ये कायरल सेंटर है। तो अब इसका कन्फिग्रेशन क्या होगा, तो देखो ब्रोमीन को हम कितना रैंक देंगे, इसमें बात करें तो ब्रोमीन को टॉप में देंगे, और ये दोनों में किसको देंगे, फिर ब्रोमीन के बाद क्लोरीन को देंगे 2, इसको कितना देंगे, फिर इसको 3 देना चाहिए, है ना। इस कार्बन से जुड़ा है कार्बन, इस कार्बन से इधर भी जुड़ा है कार्बन, अच्छा इस कार्बन से जुड़ा है कार्बन, इस कार्बन के साथ में ये कार्बन जो है ये कार्बन से जुड़ा है भी कार्बन, ठीक है, इससे जुड़ा है एक कार्बन, इससे भी जुड़ा है एक कार्बन, ठीक है। तो दोनों को तो हम सेम रैंक दे नहीं सकते। अगला ऐसे आइटम कंसीडर करेंगे, तो अगला आइटम इधर हम फ्लोरीन कंसीडर करते हैं, ठीक है, लेकिन इधर अगला आइटम क्या कंसीडर करेंगे, अगला आइटम तो हाइड्रोजन ही मिलेगा, फ्लोरीन की हाइड्रोजन, तो फ्लोरीन को देंगे टॉप, मतलब ये कार्बन जो होगा इसमें हम मिलेगा पोजीशन 3 इसको, और इसको मिलेगा 4th। तो इसका कन्फिग्रेशन निकालेंगे तो क्या होगा, देखो तो 1 2 3 4 है ना। तो 1 2 3 1 2 3 इधर से जाना आसान है कि नहीं, 1 2 1 से 2 3 फिर इधर से 4 आराम से जाएंगे। लेकिन ऐसा कर सकते हैं क्या, 1 2 फिर यहाँ पे एक बार आएंगे 3 फिर यहाँ जाएंगे 4, बहुत ज़्यादा चक्कर मारना पड़ेगा। तो सिंपल हम जाएंगे 1 से 2 इधर, इधर से इधर 3, फिर इधर से इधर सिंपल यहाँ पे 4 जा सकते हैं, जो कि सिंपल रास्ता है। तो इसका कन्फिग्रेशन एंटी क्लॉकवाइज हुआ है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से। एंटी क्लॉकवाइज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से। जिसका कन्फिग्रेशन हो गया एस, ठीक है। अब बात आती है ये वाला, ठीक है, ये वाले की बात आती है। तो इस कार्बन, तो ये जो कायरल कार्बन है, तो इससे एक जुड़ा है फ्लोरीन, एक जुड़ा है हाइड्रोजन, तो किसको रैंक 1 देंगे, फ्लोरीन को भी, इसलिए हम पहले 1 दे देते हैं, ठीक है। अभी दोनों में किसको देंगे, हाइड्रोजन को देंगे क्या, नहीं। यहाँ पे कार्बन तो है, कार्बन को 2 दे देते हैं, दे सकते हैं क्या। तो यहाँ पे ध्यान दे रहा है एक चीज़ और, कि देखो
इसको तो 1 दे दिया फ्लोरीन को, ठीक है, इंडिविजुअली। अब इसको दे कि इसको दे, तो यहाँ पे कार्बन को देने वाले हैं। तो कार्बन को देने से पहले ये भी तो चलो कार्बन है, इससे जुड़ा है कार्बन, तो इससे तो ये भी कार्बन जुड़ा है, तो इसको दे दो। तो देखते हैं आगे, इसको कार्बन से जुड़ा है फिर 3 हाइड्रोजन, तो एच 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 हो गया। इस कार्बन से जुड़ा है फिर एक ब्रोमीन, तो ब्रोमीन तो टॉप में आएगा ना, तो इसको पहले देंगे। तो मतलब एक इसको मिला तो 2 इसको मिलेगा, ठीक है, फिर 3 इसको मिलेगा, फाइनली 4 इसको मिल जाएगा, ठीक है। तो हम कन्फिग्रेशन निकालेंगे तो 1 2 ऐसे होगा ना, 1 2 3 फिर 4 ऐसे होगा, ठीक है। तो आर मतलब क्लॉकवाइज होगा, तो इसका आर होना चाहिए, है ना। इसका एस आया था, इस कार्बन की इसका आर आएगा, लेकिन आर जो है तो इसको रिवर्स करना पड़ेगा। क्यों? हाइड्रोजन जो है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे, हाइड्रोजन जब भी हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे होता है तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जर्व होता है हमें उसको रिवर्स कर देते हैं, ठीक है। तो मतलब इसका भी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसका भी कॉन्फ़िगरेशन एस होगा। तो मतलब कि ये फर्स्ट कार्बन अगर नेमिंग करें कार्बन की तो 1 कार्बन 2 3 4, तो 1 2 3 4, तो 2s होगा, 2s, और यहाँ पे ये 3s दोनों कॉन्फ़िगरेशन एस एस ही होगी, ठीक है। होप यू हैव गॉट दिस। अब बात कर लेते हैं हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की, ठीक है। अब चलो देखते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जनरली हम इसमें ये जानते हैं कि कोई भी कंपाउंड मतलब पढ़ते हैं कि कोई कंपाउंड एक्टिव मतलब कि ऑप्टिकली एक्टिव होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से हम पता कर लेते हैं ऑप्टिकली ये एक्टिव अगर कोई कंपाउंड है तो वो क्या करता है, कैसे पता चलता है, सब देखेंगे, ठीक है। तो इससे कुछ पता करने के तरीके हैं, ठीक है, वही हम पढ़ने वाले हैं। कंपाउंड विल बी ऑप्टिकली एक्टिव इफ इट इज़ डिसिमेट्रिक, मतलब अगर उसमें सिमेट्री ना हो तो वो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। जैसे कि बात करें जो भी हमने अभी कायरलिटी जिसकी बात करी, कायरलिटी, ठीक है। अगर हम बात करें सी, ठीक है, इससे जुड़ा है कोई 4 गो ग्रुप है, वो हाइड्रोजन है वो जोड़ दो, क्लोरीन जोड़ दो, वो ब्रोमीन जोड़ दो, वो OH जोड़ दो, तो ये एक ऑप्टिकली एक्टिव होगा क्योंकि इसकी कायरलिटी जो है कायरल है, ये है ना कायरल है, तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है, क्योंकि ये डिसिमेट्रिक भी है, कोई सिमेट्री इसमें नहीं है, ठीक है, काट छाटी से नहीं कर सकते। तो देखो POS अगर अब्सेंट है, ठीक है, और COS अगर अब्सेंट है, ठीक है, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। अगर ये दोनों अब्सेंट रहता है ना तो ये अपने आप अब्सेंट हो जाता है। ये क्या है, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है, वही सब है। तो ये दोनों मेन है, ये नहीं, ये अब्सेंट रहता है तो ये भी अपने आप अब्सेंट हो जाता है। तो पहले POS क्या है, POS प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, तो देखो जरा, प्लेन ऑफ सिमेट्री या POS, एन इमेजिनरी प्लेन विच बाइसेक्ट्स द मॉलिक्यूल इनटू 2 इक्वल हाफ्स, देन POS इज प्रेजेंट। देखो POS प्रेजेंट होने का मतलब है अगर कोई मॉलिक्यूल है अगर इक्वली डिवाइड कर दे इसको 2 भागों में तो हम बोलेंगे कि वहाँ पे POS प्रेजेंट है, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री है वहाँ पे, ठीक है। जैसे कि देखो अगर ABCD वाला मान लो कि B है, ठीक है, इसको ऐसे काट दे तो ये वाला है B ऐसे कट के ऐसे जुड़ जाएगा, ठीक है, तो मतलब हम बोलेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री वहाँ पे प्रेजेंट था, इसीलिए ये पूरी तरह से कट गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ये है, ठीक है, 3 वो कार्बन यहाँ पे है ना, साइक्लोप्रोपेन आप बोल सकते हो, 1 क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन है, ठीक है, क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन। तो यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन भी जुड़ा है इस कार्बन से, ठीक है। तो अगर हम काटना चाहें तो क्लोरीन को सहित काट सकते हैं, क्लोरीन ऊपर है हाइड्रोजन नीचे है, ठीक है, और इसको ऐसे काट सकते हैं हम बीचे बीच, ठीक है। तो ये इधर इतना ही है, सेम टू सेम दिख रहा है, मतलब इधर भी सेम जैसा लग रहा है, इधर भी सेम जैसा लग रहा है, तो बोलेंगे POS प्रेजेंट है। अब एक बात आती है COS, सेंटर ऑफ सिमेट्री, वो क्या होता है, एक्चुअली वहाँ सेंटर से देखना होता है, चलो देखो कैसे। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है, एट बोथ एंड ऑफ द लाइन के बोथ एंड, मतलब कि लाइन को जिधर से मतलब ये एक्सटेंड करते हैं उनके एंडिंग पॉइंट पे देखते हैं, ठीक है। अगर सेम एटम होते हैं एट द बोथ एंड ऑफ द लाइन देयर विल बी सेम एटम, अगर सेम एटम होते हैं और सेम डिस्टेंस पे होते हैं और कहाँ से होते हैं, फ्रॉम द मिड पॉइंट, तो हम कहते हैं कि वो COS प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। जैसे देखो कोई एटम, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, ये पहले समझ लो, ये वाला पहले इससे समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे C डबल बॉन्ड C लिया हमने, ठीक है, और इसके इधर किया हमने क्लोरीन, इधर भी किया क्लोरीन, ठीक है, और इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, ठीक है,
और दोनों इस तरह से है, एक ऊपर है एक इधर नीचे है, ठीक है। रिप्रेजेंट मैंने ऐसे नहीं किया है, एक्चुअली एक वेज में है और इधर एक डैश में है, इस तरह से, ठीक है। अल्टरनेट पोजीशन पे इस तरह से एक्सिस, मतलब इसको क्या बोलते हैं, इसको ट्रांस बोलते हैं ना, ट्रांस अल्कीन है ये। तो सेंटर तो ये हुआ, इस सेंटर से इधर जाएंगे तो क्लोरीन मिलेगा, इधर जाएंगे तो क्लोरीन मिलेगा, जो कि सेम डिस्टेंस पे मिल रहा है। ये डिस्टेंस जो है दोनों सेम है, ठीक है। अगर सेंटर से मतलब ये दोनों दो बोथ एंड पे जाने पे हमें सेम क्लोरीन मिल रहा है, सेम एटम मिल रहा है और सेम डिस्टेंस पे मिल रहा है, तो हम बोलते हैं, और कहाँ से, मिड पॉइंट से, तो हम बोलते हैं कि सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो इसमें भी सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है। यहीं पे मैंने वो लिख रखा है कि अगर सेंटर से अगर जाएं इस तरफ और सेंटर से इस तरफ और दोनों डिस्टेंस सेम हो, ये दोनों सेंटर और जो एटम के बीच में जो डिस्टेंस है, इधर वाला भी सेंटर और एटम के बीच में जो डिस्टेंस है, अगर वो सेम है तो, और साथ ही साथ जो एटम है वो ही सेम है, तो हम बोलेंगे कि सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। एक एग्जांपल हमने ये देखा जिसमें एक सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अब यहाँ देखो, ये वाला मतलब ये 4 कार्बन वाला है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन वाला, ठीक है। उसमें एक में ऊपर जुड़ा है फ्लोरीन, एक में हाइड्रोजन, एक में फ्लोरीन, एक में हाइड्रोजन। तो फ्लोरीन यहाँ पे नीचे जुड़ा है, ठीक है, फ्लोरीन नीचे जुड़ा है, इसमें फ्लोरीन ऊपर जुड़ा है, ठीक है। एक 3D मॉलिक्यूल समझो, 3D एक मॉलिक्यूल है 4 कार्बन वाला, ठीक है। एक कार्बन यहाँ पे ऊपर है, जिससे कि यहाँ पे क्लोरीन है, ठीक है। तो सॉरी फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन ऊपर है, इसका जो फ्लोरीन है, इस कोनिया वाला फ्लोरीन उसके नीचे है, ठीक है। जैसे कि इस तरह से ड्रॉ करोगे तो ये ऊपर है, यहाँ पे देखो ये ऊपर है, इस तरह से रिप्रेजेंट मैंने किया है। ये एक्चुअली मान लो इसको बेस में ऐसे मान लो, ठीक है, ऐसे मान लो ये डैश में है, तो यहाँ पे फ्लोरीन जो है ये वाला डैश में है, ठीक है। तो डैश में देख रहे हो बेस एंड डैश, ऊपर एक है एक नीचे है, तो सेंटर से इस ऊपर जाएंगे और सेंटर से इसके नीचे जाएंगे तो सेम ही डिस्टेंस मिलेगा, ठीक है, और सेम एटम भी मिल रहा है हमें, तो हम बोलेंगे कि सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है। और ऐसे भी कर सकते हैं कि जो ऊपर है ये हमें, तो ये हाइड्रोजन क्या दिख रहा है, इधर हाइड्रोजन ऊपर है और उधर हाइड्रोजन नीचे है, तो हाइड्रोजन इधर से ऊपर जाएंगे उधर से नीचे, तो मतलब कि सेंटर से होते हुए जाएंगे, सेंटर और इस हाइड्रोजन के बीच में डिस्टेंस जो है और इधर सेंटर और हाइड्रोजन के बीच में डिस्टेंस है वो सेम है, तो हम बोलेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है। और ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये कार्बन से ये कार्बन जाने पे सेंटर तो ये हुआ, इसके बीच में जो कार्बन मतलब जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस सेम है, तो हम बोलेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। यहाँ पे देखो प्रेजेंट है या फिर नहीं, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ठीक है, इस कार्बन से जुड़ा है, ये भी कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन है, इसमें ऊपर मान लो ऊपर जैसे कि वेज क्या रिप्रेजेंट करता है, एबव द प्लेन, तो एबव द प्लेन कार्बन है, सॉरी क्लोरीन है, बिलो द प्लेन हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी एबव द प्लेन क्लोरीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो दोनों सेम साइड प्रेजेंट है, ठीक है, सेम साइड प्रेजेंट है। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री अब्सेंट है, क्योंकि सेंटर से बात करें तो सेंटर से मान लो ऊपर जाते हैं, ठीक है, ऊपर जाते हैं तो क्लोरीन मिलता है, फिर इधर नीचे जाएंगे तो क्या मिलेगा, नीचे हाइड्रोजन इसका मिल जाता है, ठीक है, जो कि गलत हो जा रहा है, यहाँ पे सेम एटम मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ पे अब्सेंट है। अब कायरलिटी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं और भी, ठीक है। कायरलिटी आपने देखा होगा, कायरल कार्बन, ठीक है, जिसमें कि 4 अलग अलग जुड़े होते हैं। तो देख लेते हैं कायरलिटी है क्या एक्चुअली और भी अच्छे से। तो कायरलिटी जिसको हैंडेडनेस भी बोलते हैं, हैंडेडनेस, ठीक है, हाथ, ठीक है, हाथ। अब यार कुछ मिरर से रिलेटेड संबंध, मिरर से रिलेटेड रहेगा तो समझ में अच्छा सा आएगा। इनन्सियोमर का कॉन्सेप्ट आने वाला है, ठीक है, इनन्सियोमर, डायस्टेरियोमर। इफ मिरर इमेज इज नॉन सुपर इम्पोजेबल देन द मॉलिक्यूल हैज कायरलिटी और ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है, मतलब नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज होने चाहिए, तो बोलेंगे कि वो कायरल है, ठीक है। क्या मतलब है भाई, देखो एक दर्पण है, एक मिरर है, ठीक है, मिरर में तुम तस्वीर अपना हाथ रखोगे, ऐसे दिखाओगे, ठीक है, हाथ ऐसे रखोगे, ठीक है, तो हाथ ऐसे रखोगे तो मिरर में आपको क्या दिखेगा, मिरर मान लो ये मिरर है, तो मिरर में आपको कैसे दिखेगा, मिरर में आपको कुछ ऐसे दिखेगा, है ना, ऐसे दिखेगा, तो ऐसे दिखेगा, मतलब ऐसे हाथ आपने रखा तो मिरर में ऐसे दिखेगा। अब मान लो मिरर में से ऐसे ही हाथ को निकाला तुमने, ठीक है, निकाल लिया, मिरर को हाथ में निकाला और ऐसे रखोगे हाथ को, तो क्या ये एक दूसरे को मतलब ढक पा रहा है, नहीं ना, नहीं ढक पा रहा है। लेकिन अगर मान लो कि ABCD का लेटर A है, ठीक है, ये मिरर है, ठीक है, रखा तो इधर भी A बनेगा। अब मान लो कि तुम इसको उठाए, ठीक है, इधर से उठाया आपने, उठाकर इसी पर रख दिया, ठीक है, तो A पर A है और इसी पर रख दिया तो रखा जाएगा, मतलब एक को ढक लेगा। तो लेकिन हाथ के साथ तो ऐसा नहीं हो रहा है। अगर मिरर है, ठीक है, मिरर है,
आपने रखा हाथ, आपका हाथ ये है, ठीक है, आपका हाथ ये है, ठीक है, मान लो ये है, और आपका हाथ इस तरह से है, तो मिरर में ऐसा बनेगा, है ना, मिरर में कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। तो मान लो मिरर में से उठा के रख दिया इस पर, जब इस पर आप उठा कर रखोगे तो ऐसा होगा, ये वाला अंगूठा ये है ना, ये वाला इधर रखा जाएगा, है ना, तो इधर रखा जाएगा। मान लो ये वाला तो इस पर रखा जाएगा, ये वाला तो मैच कर जा रहा है, लेकिन अंगूठा को इधर चला गया, वो ये वाला तो इसका इधर रह जाएगा, मतलब कि नॉन सुपर इम्पोजिबल हो जाएगा, है ना। तो नॉन सुपर इम्पोजिबल होता है, इफ मिरर इमेज इज नॉन सुपर इम्पोजिबल देयर मॉलिक्यूल हैज कायरलिटी और ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो ये जो मॉलिक्यूल हो गया उसको हम बोलेंगे कि ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकल एक्टिविटी इसमें है, ठीक है। जैसे CH3Cl है, तो CH3Cl एक्चुअली इसमें तो कायरलिटी होगा ही नहीं, कायरल कार्बन है ही नहीं। CH3 की बात करें तो 3 वो तो ऐसे ही हाइड्रोजन इसका हो गया, है ना, CH हो गया, H हो गया, यहाँ पे Cl हो गया, 1/H हो गया, ठीक है, इस तरह से है इसका। तो मिरर में भी क्या बनेगा, मिरर में तो सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा ना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे क्लोरीन, सॉरी कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन है, वो ऊपर हाइड्रोजन है, वो यहाँ पे क्लोरीन, तो सेम टू सेम है। इसको उठा के इस पर रखेंगे तो एक दूसरे को ढक लेगा। तो यहाँ पे आप मतलब कि नॉन सुपर इम्पोज थोड़ी हो रहा है, सुपर इम्पोज हो जा रहा है। तो सुपर इम्पोज हो जा रहा है तो मतलब एक आयरन हो गया, ठीक है, एक आयरन हो गया। और दूसरा तरीका ये भी पता करने का है कि इस कार्बन से डायरेक्टली जो अटैच है, जो ग्रुप है, दो को सेम आ गया, तो सेम तो हो गया, तो होगा नहीं, दो को मान लो कि सेम है, दो को डिफरेंट भी है, तो प्रो कायरल होगा। लेकिन कायरल तो नहीं होगा ना, कायरल होने के लिए क्या होना चाहिए कि चारों सब्सटीट्यूएंट अलग अलग होने चाहिए, जो कि यहाँ पे है नहीं, तो ये अकायरल हो जाएगा, ठीक है, ए कायरल। तो कायरल कार्बन यहाँ पे क्या हो गया, 0, कायरल कार्बन ही नहीं है, ये सब कार्बन क्या कायरल है यहाँ पे, नहीं, कायरल क्या, प्रो कायरल भी नहीं है यहाँ पे, है ना। प्रो कायरल होने के लिए क्या होना चाहिए, दो सेम सब्सटीट्यूएंट, दो डिफरेंट होना चाहिए, दो तो मान लो डिफरेंट हो गया, ठीक है, सॉरी सब तीनों तो सेम है, तो डिफरेंट यहाँ पे हो ही नहीं रहा, ठीक है, तो प्रो कायरल भी नहीं होगा। अब कायरलिटी समझ में आ गया होगा। नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होते हैं जो कि एक दूसरे को मतलब कि कवर नहीं कर पाते हैं, और इसलिए वो क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। मतलब अब ऑप्टिकली एक्टिव होने का मतलब उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री सब कुछ प्रेजेंट नहीं है। अब जैसे देखो, जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री, याद रखना, जिसमें भी सेंटर ऑफ सिमेट्री या फिर POS प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, तो उसको डायरेक्ट ऐसे समझो कि प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री एक तलवार है, ठीक है, प्लेन है तो मतलब एक तलवार है जो कि मॉलिक्यूल को काट देते हैं, ठीक है, और काटने के बाद कोई भी मर जाता है, ठीक है, इनएक्टिव हो जाता है, सिंपल। तो जैसे कि देखो यहाँ पे देख रहा होगा, ये कायरलिटीज में देखो तो ये कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, सब चाहकर कार्बन है, तो ये कार्बन है, वो ब्रोमीन जुड़ा है, वो हाइड्रोजन जुड़ा है, ठीक है, और इस कार्बन से इधर क्या जुड़ा है, एक वो अलग है, ये भी अलग है, मतलब 1 2 3 कार्बन है, ठीक है, और 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है, ठीक है, ये भी अलग, ये भी अलग, ठीक है, इधर हो गया आपका 4 कार्बन और इधर हो गया आपका कार्बन, इस तरह से एगो। तो मतलब ये कायरल तो है, ठीक है, 1 2 3 4 sp3 हाइब्रिडाइज तो है, कायरल तो है, लेकिन ये भी कायरल, ठीक है, ये भी कायरल है, लेकिन ये ऊपर बेस में है, ये भी बेस में है, ये डैश में हाइड्रोजन, डैश में हाइड्रोजन, तो एक दूसरे का सूप, मतलब कि अगर इसको काट दे, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, मतलब बीच से काटा जा सकता है, एकदम इक्वल भाग में, है ना, इक्वल भाग में बांट सकते हैं इसको, है ना, मतलब ये प्लेन पास हो सकता है इक्वल भाग में। तो जब भी ये कट जाएगा, तो जब भी कट जाएगा तो मर जाएगा, मतलब एक आयरल हो जाएगा, ठीक है, एक आयरल, या फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। कायरल कार्बन तो है यहाँ पे 2, ठीक है, तो मतलब कि कायरल कार्बन होने के बावजूद भी ये क्या है, एक आयरल है। तो जरूरी नहीं है कि एक आयरल होने के लिए एक भी कायरल कार्बन नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एक आयरल था ये, तो इसमें कायरल कार्बन भी नहीं था, तो ऐसे जरूरी नहीं, क्योंकि कायरल कार्बन हो तो भी इनएक्टिव हो सकता है, क्योंकि अगर सेम सेम हो जाए तो इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है, जो कि इक्वल भाग में डिवाइड किया गया है, तो हो जाएगा इनएक्टिव इस कंडीशन में, ठीक है। अब देख लेते हैं कायरलिटी इन एब्सेंस ऑफ कायरल कार्बन, ठीक है। यहाँ पे तो कायरल कार्बन हमने ऊपर देखा एक और एग्जाम्पल जिसमें कि कायरल कार्बन क्या था, नहीं था, ठीक है, तो यहाँ पे कायरल कार्बन नहीं था और एक कायरल था, मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव था। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कायरलिटी, अब एब्सेंस ऑफ कायरल कार्बन, कायरल कार्बन होगा ही नहीं, ठीक है। तो देखो ये एग्जाम्पल को देखो पहले, तभी समझ में आएगा। C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, ठीक है, डबल बॉन्ड, 2 को डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे 1 2 3 को डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे 1 2 3 4 को डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। तो माजरा क्या है, कभी भी 2 को डबल बॉन्ड आए ना, 2 को डबल बॉन्ड है तो वो एक्टिव होगा, ठीक है, क्या होगा, एक्टिव होगा। 3 को डबल बॉन्ड इनएक्टिव, 4 को डबल बॉन्ड एक्टिव,
मतलब इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड आ जाए तो वो एक्टिव होगा, ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड आएगा तो इनएक्टिव आएगा, हो जाएगा। ठीक है, सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, ठीक है, इस तरह से। और जो इस कार्बन से जुड़ा है डायरेक्टली, जो फंक्शनल मतलब जो सब्सटीट्यूएंट जुड़े हैं वो अलग अलग होने चाहिए। जैसे यहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन है, यहाँ पे भी क्लोरीन ब्रोमीन हो सकता है, मतलब इधर दोनों अलग अलग होना चाहिए, ये दोनों अलग होना चाहिए, ये दोनों अलग होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये अलग होना चाहिए, यहाँ अलग होना चाहिए, यहाँ पे भी अलग होना चाहिए, पे अलग होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड प्लेन ऑफ सिमेट्री एक्चुअली प्रेजेंट होता ही नहीं है। सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है क्या? बिल्कुल नहीं है। देखो अब इसको स्पेशल नाम दे दिया गया है, 3 कार्बन वाला है, 3 कार्बन वाला है, 3 कार्बन है जिसमें कि डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड है। ठीक है, 2 क्या है? डबल बॉन्ड है। 4 कार्बन है, 2 डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड है, इसको स्पेशल नाम दिया गया। 2 डबल बॉन्ड वाले को अलीन बोलते हैं, 3 डबल बॉन्ड वाले को क्या बोलते हैं? कुमुलिन बोलते हैं। ठीक है, और 3 और मोर देन 3 जो होता है उसको बोलते हैं कुमुलिन। सिंपल इसको 2 वाला को बोलते हैं एलीन। 2 कॉन्जिक्यूटिव डबल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन 3 कार्बन, 3 कार्बन के बीच में 2 लगातार डबल बॉन्ड होते हैं, उसको बोलते हैं हम एलीन। और 4 कार्बन के बीच में 3 को लगातार डबल बॉन्ड हो, उसको बोलते हैं कुमुलिन। ठीक है, 3 और मोर देन 3 होता है भी। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 कार्बन, उसके बीच में 4 डबल बॉन्ड हो गया। ठीक, तो अब बात आती है कि ये एक्टिव होगा कि इनएक्टिव होगा। ठीक है, तो जो भी डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड है, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है तो एक्टिव हो जाएगा, ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है इनएक्टिव हो जाएगा। यही आपको बात याद रखनी है। ठीक, और ये अलग होना चाहिए, ये दोनों ग्रुप, मतलब यहाँ फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों ऐसे इस तरह से हो सकता है कि फ्लोरीन क्लोरीन इधर भी, फ्लोरीन क्लोरीन इधर भी, ऐसे हो सकता है, बट यहाँ पे भी दोनों सेम नहीं होना चाहिए, यहाँ पे दोनों सेम नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे भी क्लोरीन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ रिप्रेजेंटेशन, एक्चुअली ये सब 3D मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, 3D रिप्रेजेंटेशन इसका होता है। अब मान लो कि ये जो है दोनों प्लेन में लाइक कर रहा है, हमने देखा था ना, डार्क से प्लेन में मान लो रिप्रेजेंट किया, प्लेन में है। ठीक है, प्लेन में है, तो ये जो है एक्चुअली कार्बन के पास क्या होता है, एक्चुअली 2 तरह के ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, पी एक्स, मतलब कि एक्स वाला, सॉरी, पी होता है और एस ऑर्बिटल होता है, एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल। ठीक है, तो पी वाले में भी क्या होते हैं? 3 डब्बे होते हैं। पी एक्स, मतलब पी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, पी वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, पी जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, मान लो कि एक ये तो सिग्मा बॉन्ड हो गया, एगो सिग्मा बॉन्ड, एगो पाई बॉन्ड, एगो पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे एक जो पाई बॉन्ड है वो पी एक्स है। ठीक है, ये कार्बन के बीच में पी एक्स बॉन्ड है। ठीक है, और यहाँ पे पी वाई बॉन्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये दोनों प्लेन में है, तो ये दोनों ऊपर रहेगा, ऊपर की तरफ। ठीक है, आपकी तरफ। ठीक है, ये अगर इधर की तरफ बाहर की तरफ निकला हुआ है तो ये क्या होगा? प्लेन होगा, ये होगा प्लेन में। ठीक है, तो ये क्या होगा? ऊपर निकला हुआ होगा। तो मान लो क्लोरीन ऊपर है, ब्रोमीन नीचे है, या फिर ब्रोमीन को ऊपर, मान लो क्लोरीन को नीचे, तो रिप्रेजेंट किया है मैंने डैश से, क्लोरीन को ऊपर है, ब्रोमीन को नीचे, दोनों में से कैसे भी रख सकते हो आप। ठीक है, सेम कहानी इसमें भी, मान लो ये दोनों प्लेन में है, ये दोनों प्लेन में है, जैसे कुमुलिन की मैं बात कर रहा हूँ, ये दोनों प्लेन में है, तो ये दोनों एक बाहर रहेगा। ठीक है, बाहर, और एक मतलब इस तरह से रहेगा, ऊपर की तरफ आया हुआ, फिर ये प्लेन में रहेगा, ये ऊपर की तरफ, फिर ये प्लेन में रहेगा, प्लेन में तो ऊपर की तरफ आया हुआ, ऊपर की तरफ आया हुआ प्लेन में। ठीक है, इस तरह से आप समझ में आ गया होगा ये वाला। ठीक है, एक्चुअली ये थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन, ये जो है इमेजिनेशन का चीज़ है यहाँ पे, बस इसमें एक याद रखना ये सब बातें कि 2 को डबल बॉन्ड है, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है तो वो एक्टिव होगा, और ऑड है, ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है तो वो इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो जैसे कि कुछ एग्जांपल देखो, और इसमें बहुत सारे और भी हैं चीज़ें जो आपको समझ में आएगा। जैसे कभी कभी होता है एस्पायरेंस क्या होते हैं? जब 2 रिंग्स अटैच होता है एक दूसरे से और एक कार्बन उसमें कॉमन होता है, जैसे 2 रिंग है, यहाँ पे एक रिंग है, 2 रिंग हुआ, और रिंग के जो एंड होते हैं, इस एंड से ए बी इस तरह से डिफरेंट जुड़े होने चाहिए। ठीक है, मान लो यहाँ पे ब्रोमीन है, आयोडीन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, इस तरह से होने चाहिए। ठीक है, अलग अलग, तो 2 रिंग जुड़ा है एक दूसरे से, एक तो रिंग कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो एक रिंग को हम डबल बॉन्ड की तरफ मानेंगे। ठीक है, एक रिंग को डबल बॉन्ड मानेंगे, तो सी डबल बॉन्ड सी। ठीक है, सी डबल बॉन्ड सी। अभी वाला आपको पता होगा, सी डबल बॉन्ड सी, ये क्या होता है? ये ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है तो ये एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे देखो 3 गो, मतलब कि स्पायरन रिंग 3 गो है। ठीक है, 3 गो है, तो सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, तो एक को फ्यूज़ कर जाएगा, तो कितने डबल बॉन्ड आए? 1 डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड आया, मतलब कि इवन नंबर की ऑड नंबर आया। तो ऑड नंबर ऑफ जब भी डबल बॉन्ड आता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। ये दोनों अलग अलग होने चाहिए, आपको याद रखना। ठीक है,
यहाँ पे एक MIT है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एस्पायरेंस कंसीडर वन रिंग एज C डबल बॉन्ड C। एक रिंग को C डबल बॉन्ड C मानेंगे, ठीक है, एक रिंग को C डबल बॉन्ड C मानेंगे, C डबल बॉन्ड C मानेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो माना हमने C डबल बॉन्ड C और दूसरी रिंग को C डबल बॉन्ड C। तो एक कार्बन जो होगा वो उसको कॉमन कर देंगे, ठीक है, बीच वाले को फ्यूज कर देंगे तो कार्बन हो गया। तो कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है, इस तरह से। इन एस्पायरेंट इफ इवन नंबर ऑफ रिंग्स आर देयर एंड सब्स्टिट्यूएंट एट बोथ एंड आर डिफरेंट, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्या बोल रहा है कि अगर इवन नंबर ऑफ रिंग्स हो, ठीक है, कितने रिंग्स हैं, देखो 2 रिंग का मतलब क्या हुआ, 2 रिंग का मतलब 2 को डबल बॉन्ड आ गया है ना, 3 रिंग का मतलब 3 को डबल बॉन्ड आएगा, है ना। तो अगर एस्पायरेंट में इवन नंबर ऑफ रिंग्स है, अगर इवन नंबर ऑफ रिंग्स है मतलब इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, वो क्या हो जाएगा, और सब्स्टिट्यूएंट दोनों इन पर अलग अलग होने चाहिए, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। यही तो मैं बात बता रहा हूँ यहाँ पे। अब कुछ एक्स्ट्रा भी जैसे हैं चीज़ें जो कि आते हैं एग्जाम में, बिल्कुल ठीक है, छोड़ना नहीं है। साइक्लो अल्काइलिडीन, ठीक है, साइक्लो अल्काइलिडीन। तो यहाँ पे एक साइक्लिक ग्रुप होता है और एक अल्काइल ग्रुप होता है, ठीक है, साइक्लिक ग्रुप आ गया, एक अल्काइल ग्रुप आ गया। तो भैया समझ में आ रहा है साइक्लिक, तो एक रिंग है तो C डबल बॉन्ड C हो गया, रिंग को ऐसे मान लेंगे, ठीक है, अपने ऊपर देखा अभी ट्रिक में, है ना, MIT में। और एक डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड तो ऐसे होगा C डबल बॉन्ड C, तो एक कार्बन फ्यूज हो जाएगा, मतलब 2 को डबल बॉन्ड तो ऑप्टिकली एक्टिव होएगा। यहाँ पे 2 को रिंग है, एक क्या है मतलब कि अल्काइल वाला है, ठीक है, एक साइक्लो है, वो अल्काइल वाला सिंपल है। तो 2 को रिंग है तो मतलब कि 2 को इधर से और एक बॉन्ड ये वाला डबल बॉन्ड, तो 3 को डबल बॉन्ड हो जाएगा, 3 को डबल बॉन्ड हो जाएगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, सिंपल। ये वाला अलग होना चाहिए। फिर एक होता है ऑर्थो डाई सब्सटीट्यूटेड बाई फिनाइल्स, इसको बोलते हैं फिनाइल रिंग। फिनाइल रिंग क्या होता है, इसको बोलते हैं हम फिनाइल रिंग, है ना, इसको बोलते हैं फिनाइल रिंग। क्या बोलते हैं, फिनाइल रिंग इसको बोलते हैं। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करो, चाहे तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है, आपको पता होगा। तो 2 ऑर्थो पोजीशन पे क्या होता है, मतलब भारी भरकम लगे होते हैं, उसमें सब्सटीट्यूटेड रहता है, कोई भी NO2 COH इस तरह से सब्सटीट्यूटेड रहता है, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे A है और B है, जरूरी नहीं कुछ भी रह सकता है, A B, इधर भी A B ऐसे भी रहेगा, ठीक है, A B ऐसे भी रहेगा, BA मतलब ऐसे कुछ भी रहेगा, ये बल्कि होना चाहिए, ठीक है, B बोल के ऑर्थो पोजीशन पे बल्कि होना चाहिए। एगो लिखा है मैंने ऑर्थो, एगो ऑर्थो डैश, पहला बाइफिनाइल है तो उसको मैंने बोला ऑर्थो, दूसरा को बोला ऑर्थो मतलब कि डैश, ऑर्थो डैश, और डाई सब्सटीट्यूटेड, दोनों सब्सटीट्यूटेड है ना। तो ये क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग में MIT। अब हम देखो ट्रिक इसका क्या अपनाएंगे, एक फिनाइल रिंग को हम कंसिडर करेंगे C डबल बॉन्ड C, जैसे कि हमने एस्पायरिन में देखा ना, एस्पायरिन में भी देखा कि एक रिंग को C डबल बॉन्ड C लेते हैं, तो यहाँ पे फिनाइल रिंग में भी C डबल बॉन्ड C लेंगे एक रिंग के लिए, ठीक है। जब वेन दे आर कनेक्टेड विथ 1 कार्बन कॉमन, वेन दे आर कनेक्टेड 1 कार्बन इज कॉमन, अब जब कनेक्टेड होंगे तो एक कार्बन कॉमन होगा। यहाँ पे 2 रिंग है, यहाँ 2 रिंग है तो C डबल बॉन्ड C लेंगे, ठीक है, मतलब एक कार्बन के लिए C डबल बॉन्ड C, एक रिंग के लिए क्या लेंगे C डबल बॉन्ड C, 2 रिंग के लिए क्या होगा C डबल बॉन्ड C, और बीच वाला वो क्या हो जाएगा कॉमन, तो C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, मतलब 2 को हमारे पास क्या हो गए डबल बॉन्ड, तो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अब एक्चुअली ऑप्टिकली एक्टिव इसलिए भी होते हैं कि देखो ये जो बॉन्ड ये लगे होते हैं NO2 ग्रुप COH, NO2 COH लगे होते हैं, तो एक्चुअली ये ऐसे जब होता है, मान लो ये वाला जो है प्लेन में, ठीक है, ये प्लेन में है, तो ये जो मॉलिक्यूल है एक दूसरे से रिपल्सन करके क्या होता है स्टेबल, थोड़ा सा स्टेबल होने के लिए, ऐसे 3D मॉलिक्यूल है ना, तो ये ऐसे हो जाता है, ठीक है, ऐसे रहता है। एक दूसरे के जो ग्रुप हैं ये वाले सब्सटीट्यूटेड एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो ये ऐसे हो जाते हैं, ठीक है, जो कि आप मतलब कि ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, उसमें जो हमारा सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है वो प्रेजेंट नहीं रहता है, ऐसे हो जाने की वजह से। और ये नीट में भी सवाल आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पे देखो 3 को मान लो फिनाइल रिंग है, ठीक है, 1 2 3 रिंग है, तो 3 रिंग का मतलब C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, तो मतलब 3 ही वो तो आएगा डबल बॉन्ड, 3 को डबल बॉन्ड आएगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। इवन नंबर की ऑड आ गया, ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इनएक्टिव हो गया। और फाइनली यहाँ पे COH NO2 जुड़ा है, NO2 और COH जुड़ा है, इस तरह से, है ना, मतलब ये अलग होने चाहिए, है ना, कुछ भी हो अलग होने चाहिए। तो आपको समझ में आ गया होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों हो गई ये, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कायरलिटी और ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो कायरलिटी और ऑप्टिकल एक्टिविटी आप सोचोगे कितने बार एक की चीज़ को बता रहे हो, भाई वही है, ठीक है। कायरलिटी और ऑप्टिकल एक्टिविटी यहाँ पे है, थोड़ा समझो।
अगर एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, ठीक है, तो वो रोटेट कर देता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट में या तो लेफ्ट में, ठीक है, मतलब दोनों डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है। तो कोई भी मतलब कि अगर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है तो हमें पता किया जाता है उससे कि कोई लाइट प्लेन पोलराइज्ड है या फिर नहीं। अगर राइट में लाइट को रोटेट कर दे तो वो डेक्स्ट्रो हो जाएगा, लेफ्ट में रोटेट करे लाइट को तो वो हो जाएगा लीवो रोटेटरी, ठीक है। तो देखो एक्चुअली अब कौन सी ये लाइट क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव लाइट क्या होते हैं, प्लेन पोलराइज्ड क्या होते हैं, एंड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो होता है हमें पता है कि एक एक्टिव कंपाउंड है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करेगा, रोटेट कर देगा राइट में या फिर लेफ्ट में, ठीक है। मान लो कि +56 डिग्री रोटेट करे, प्लस का मतलब कि वो राइट में उसे रोटेट किया है, ठीक है, और माइनस का मतलब उसे लेफ्ट में रोटेट किया है, ठीक है। अब -56 बोले तो मतलब 56 डिग्री रोटेट किया, -20 डिग्री तो मतलब कि लेफ्ट में रोटेट किया है 20 डिग्री, ठीक है। इस तरह से माइनस माइनस ही उसके मतलब बताया था कि लेफ्ट में कि राइट में, ना ही कि वो रियल में माइनस है, ठीक है, नेगेटिव में वो नहीं है। और थीटा तो एंगल ऑफ रोटेशन कितना डिग्री रोटेट किया है, ठीक है, मान लो 20 डिग्री, तो 20 यहाँ पे थीटा हो जाएगा, 20 डिग्री रोटेट किया है, ठीक है, कितना रोटेट किया, ठीक है। और इसको निकाला भी जाता है, हम स्पेसिफिक रोटेशन फाइंड आउट करते हैं तो कि भैया स्पेसिफिक रोटेशन बता दो कितना रोटेट कर रहा है। तो देखो एक कंपाउंड है, ठीक है, कौन कंपाउंड है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, इसमें हमें प्लेन पोलराइज लाइट डालते हैं। तो मैं समझा देता हूँ प्लेन पोलराइज लाइट क्या होते हैं पहले। तो देखो आपको पता होगा कि जो भी कोई लाइट है, ठीक है, कोई भी लाइट है तो वो चारों तरफ बिखेरता है, आपके पास टॉर्च होगा, ठीक है, तो एक्चुअली एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मारता होगा, ठीक है। अब लेज़र के बारे में सुना होगा, लेज़र एक और भी एकदम फोकस्ड रहता है किसी पार्टिकुलर जिस पे मतलब कि जलाओगे उसी पे जलेगा, है ना। तो उसमें जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ की मैं बात करूँ तो वेवलेंथ में कुछ इस तरह से वेवलेंथ होता है ना, प्रोपगेट करता है ना, और इसमें एक मतलब कि परपेंडिकुलर वेवलेंथ भी होता है ना, परपेंडिकुलर एगो इस तरह से, तो एगो को वो खत्म कर देगा, एगो बचेगा, है ना। एगो प्लेन पोलराइज मतलब एक पार्टिकुलर प्लेन में चल रहा है, ठीक है, एक पार्टिकुलर में चल रहा है, ठीक है, या तो ऐसे चल रहा हो या फिर ऐसे चल रहा हो, ठीक है, इस तरह से चल रहा है या फिर इस तरह से चल रहा है, तो उस तरह का लाइट रहता है। और उसको भी अगर रोटेट कर दे लेफ्ट में राइट में तो हम वहाँ पे बोलते हैं कि अगर वो रोटेट कर दे तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। तो मतलब कि हम किसी भी लाइट का पता कर सकते हैं कि कोई भी लाइट पोलराइज्ड है कि नहीं। अगर हम मतलब कोई अगर कंपाउंड रहे, ठीक है, कोई कंपाउंड है तो हम चेक करना चाहते हैं कि क्या ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। तो अगर एक्टिव रहेगा तो वो लाइट को रोटेट कर देगा, नहीं रहेगा तो नहीं रोटेट कर पाएगा, ठीक है। अगर मान लो कि रोटेट कर दिया, मान लो 20 डिग्री रोटेट कर दिया, ठीक है, तो हम देखेंगे वहाँ पे कि अब देखो अब वो जो कंपाउंड है ना वो उसको डाला जाता है हमें, वो मतलब पोलारीमीटर होता है, वो ट्यूब होता है, पोलारीमीटर होता है एक इंस्ट्रूमेंट, उसमें हम मतलब कि लाइट पोलराइज्ड लाइट को डालते हैं और उसको रोटेट कर देता है। तो उसके अंदर हमने जो मतलब कि डाला हमने कंपाउंड, तो उसका क्या कंसंट्रेशन है, ठीक है, कितना ग्राम है पर ml कंसंट्रेशन उसका हम देखते हैं, ठीक है। और लेंथ कितना है पोलारीमीटर का जिसमें डाला गया उस कंपाउंड को, ठीक है। पहले कंसंट्रेशन ऑफ द कंपाउंड देखते हैं, दूसरा देखते हैं कि वो जिस ट्यूब में डाला गया उस कंपाउंड को उसका लेंथ कितना है, लेंथ भी पता चल गया, ठीक है। तब मतलब पता करेंगे कितना मतलब ये स्पेसिफिक रोटेशन क्या है, और देखेंगे कि जो लाइट हमें निकल रहा है एक्चुअली हमने डाला था लाइट, मान लो वेवलेंथ कुछ इस तरह से था और रोटेट हो गया, मान लो इस तरह से हो गया है, तो ये डिग्री पता चलेगा जी कि इतना डिग्री है। तो मान लो कि पता चल गया इतना डिग्री रोटेट किया है, और हमें पता भी है कि पोलारीमीटर का ट्यूब इतना लेंथ है, डेसीमीटर में लेते हैं, ठीक है, इतना लेंथ है, और जो कंसंट्रेशन था सॉल्यूशन का वो ये था, लिख देंगे और स्पेसिफिक रोटेशन हमें मिल जाएगा। स्पेसिफिक रोटेशन इज इक्वल टू जो रोटेट किया है एंगल ऑफ रोटेशन बाई सी इंटू एल। सी है कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन टेकन इन द पोलारीमीटर ट्यूब, और एल जो है लेंथ ऑफ द पोलारीमीटर ट्यूब इन डेसीमीटर, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, आगे वाला वीडियो में देखेंगे और भी, अगले वाले वीडियो में हम ये सब देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, ठीक है।